हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, हम लोग लगभग एक सप्ताह के बाद मैं फाइनली आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज को लेकर हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको IUPAC नोमेनक्लेचर का डिटेल में इंफॉर्मेशन दे चुका है। आज उसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसको कह सकते हैं। और रिएक्शन मैकेनिज्म को बहुत ही हम लोग डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक एक चीज को हम लोग नीट से भी कनेक्ट करेंगे, नीट के क्वेश्चन से भी कनेक्ट करेंगे, साथ साथ जेई मेंस और जेई एडवांस के भी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेते हुए साथ में चलेंगे। तो चलिए हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की टॉपिक को शुरुआत करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लेक्चर के साथ बने रहें, मैं आपको बहुत ही अच्छे से रिएक्शन मैकेनिज्म सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए आज की इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर में जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज आता है कि सर रिएक्शन का मतलब क्या होता है। रिएक्शन को हिंदी में अभिक्रिया भी कहते हैं हम लोग। आखिर रिएक्शन है क्या? देखो, जब भी हम लोग किसी रिएक्टेंट की बात करते हैं ना, तो उस रिएक्टेंट में पुराने बॉन्ड को तोड़ना और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना, इसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं रिएक्शन का। जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड, दैट इज CH3Cl दिया गया है। एक है हमारे पास रिएक्टेंट के तौर पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को जब आपस में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं या फिर अभिक्रिया करवाते हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट निकल करके आता है CH3OH और साथ में बनता है बेटा KCl। क्या बनता है? KCl बनता है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो ये जो बॉन्ड है, इसके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं ओल्ड बॉन्ड। क्या बोल रहे हैं बेटा? ओल्ड बॉन्ड कह रहे हैं। यहां पर भी आपके पास जो बॉन्ड है, इसके लिए भी हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं ओल्ड बॉन्ड। क्या बोल रहे हैं बेटा? ओल्ड बॉन्ड बोल रहे हैं। यानी जब आपने देखा पुराने बॉन्ड के तरफ, तो हमने CH3 और Cl के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। यहां पे पोटेशियम और OH के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, मतलब ओल्ड बॉन्ड को आपने ब्रेक कर दिया और ओल्ड बॉन्ड की जगह पर एक नया बॉन्ड हम लोग बनाए हैं। बेसिकली एक तो ये वाला बॉन्ड है, जिसके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं न्यू बॉन्ड का, और एक बॉन्ड यहां पर भी है आपके पास, जिसके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं न्यू बॉन्ड का। तो रिएक्टेंट में आपने देखा कि हमने पुराने बॉन्ड को तोड़ा और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। इसी मेथड के लिए, इसी प्रोसेस के लिए हम टर्म यूज करते हैं रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिएक्शन। तो रिएक्शन को सिंपल सा भाषा में आप कह सकते हैं कि पुराने बॉन्ड को तोड़ना और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करना, इसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। तो आप यहां पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, breaking of old bond and formation of new bond, formation of new bond is called as reaction। तो रिएक्शन क्या हो गया बेटा? पुराने बॉन्ड को तोड़ना और नए बॉन्ड का बनाना, इसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। अब यहां पे एक छोटा सा टर्म निकल करके आता है कि सर रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है। देखो, मैकेनिज्म को हम लोग क्रिया विधि के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन जो होती है ना, वो लैब के अंदर में आप करवाते हैं रिएक्शन को, लेकिन उस रिएक्शन को थ्योरेटिकल मेथड को यूज करते हुए एक एक स्टेप में रिएक्शन की जर्नी को डिस्कस करते हैं। जैसे पहले स्टेप में क्या प्रोडक्ट बनेगा, दूसरे स्टेज में क्या प्रोडक्ट बनेगा, तीसरे स्टेज में क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर किसी रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप आप डिस्क्रिप्शन लेकर के चलते हैं, तो उसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहां पे लिख सकते हैं द स्टेप वाइज। क्या बोल सकते हैं? द स्टेप वाइज description, the stepwise description of the reaction is called as reaction mechanism। reaction mechanism
रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म वो पॉइंट आप कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन का अगर आप स्टेप बाय स्टेप नॉलेज गेन करते हैं या स्टेप बाय स्टेप आप किसी रिएक्शन की स्टडी करते हैं तो उसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का। तो ये बहुत छोटे छोटे डिफिनेशन थे। रिएक्शन क्या था? पुराने बॉन्ड को तोड़ना और नए बॉन्ड को बनाना, इसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं रिएक्शन। और रिएक्शन मैकेनिज्म क्या हुआ कि अगर उसी रिएक्शन को आप स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं, तो उसी रिएक्शन के टर्म को हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। तो पहले इसको जरा आप कॉपी करो, उसके बाद थोड़ा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है बॉन्ड ब्रेकिंग का या फिर बॉन्ड क्लीवेज का। देखो, किसी भी रिएक्शन के दौरान आपको बॉन्ड को ब्रेक करने की आवश्यकता होगी, तभी आप बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बॉन्ड ब्रेकिंग कितने प्रकार के हो सकते हैं। बेसिकली अगर आप बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करते हैं तो बॉन्ड ब्रेकिंग हमारे पास दो प्रकार का होता है। आप एक को नाम दे सकते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज और दूसरे को नाम दे सकते हैं बेटा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। अब होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करें। सबसे पहले होमोलाइटिक। देखो, होमो का मतलब होता है सेम सेम और लाइटिक का मतलब होता है ब्रेकिंग। लाइटिक का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग। मतलब इस क्लीवेज के अंदर में हम लोग ऐसे बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और इक्वली इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं एग्जांपल उठाऊं कि सपोज दैट कि हमारे पास है Cl और इसके बीच का बॉन्ड है Cl, CCl के बीच में आपके पास Cl के बीच में आपके पास बॉन्ड बना हुआ है। आपको पता है कि ये जो बॉन्ड है आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड है। आपको क्या करना है? होमोलाइटिक क्लीवेज करानी है, यानी दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वली होना चाहिए। आपको पता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कराने के लिए आप बीच से इसके बॉन्ड को ब्रेक कर दो। जैसे ही आप ब्रेक करोगे तो आपके पास बनेगा Cl डॉट और दूसरा भी क्या बन जाएगा? Cl डॉट बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने दोनों Cl के बीच के बॉन्ड को ब्रेक किया और इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए। एक इलेक्ट्रॉन हमने इस क्लोरीन को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन हमने इस क्लोरीन को दे दिया। तो आपके पास जो रिजल्ट बना, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फ्री रेडिकल का। वो क्या होता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे अगर एक एग्जांपल और सोचें, हमारे पास है CH3 और CH3। अगर मैं इन दोनों के बीच में होमोलाइटिक क्लीवेज कराने के बारे में सोचूं तो आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल शेयरिंग किया हुआ है। अगर आप होमोलाइटिक क्लीवेज लेके चले, इसके बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया तो आपके पास बना बेटा एक CH3 डॉट और दूसरा भी क्या बना? आपके पास CH3 डॉट बना। मतलब दोनों के बीच के जो बॉन्ड थे उसके इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमने दोनों ग्रुप्स में इक्वली कर दिया है। तो अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है तो वैसे सिचुएशन पर हम लोग टर्म यूज करते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज का। किसका? होमोलाइटिक क्लीवेज का। जैसे अगर मान लो ऐसा ले लिया, हमारे पास है RO, O और फिर से हो गया आपके पास R। इसके लिए टर्म यूज करते हैं बेटा पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं हम इसको? पेरोक्साइड बोलते हैं। फिर से अगर आप नोटिस करें तो सर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था। हम लोग क्या किए कि दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिए। तो आपके पास क्या हो गया? एक बन गया RO डैश और दूसरा क्या बन गया? आपके पास OR डैश बन गया। तो भी आपने देखा कि हमने दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उसको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो एक ऐसा क्लीवेज जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दोनों ग्रुप्स के बीच में या दोनों एटम्स के बीच में, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज का। तो आप स्टेटमेंट लगा सकते हैं, द क्लीवेज in which bonding electron are equally distributed between two bonding atoms या फिर ग्रुप्स। ठीक, तो एक ऐसा क्लीवेज जिसमें आप कोवलेंट बॉन्ड की बात बेसिकली सोचते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड
में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा एटम्स के बीच में या फिर किसी ग्रुप्स के बीच में। तो आई थिंक आपको होमोलैटिक क्लीवेज समझ में आ गया होगा कि होमोलैटिक क्लीवेज आखिर होता क्या है। देखो, होमोलैटिक क्लीवेज कराने के लिए जो है ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होते हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा कौन कौन सी कंडीशंस हो सकते हैं जहां पे आपके होमोलैटिक क्लीवेज देखने को मिलता है। जैसे अगर मान लो मैं यहां पे बात करूं होमोलैटिक क्लीवेज के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन हो सकता है, तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है कि एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करना चाहिए एटम्स के बीच में जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको सेम सेम दिखाई दे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं क्लोरीन की बात करूं और एक और क्लोरीन की बात करूं, तो आपको पता है कि फर्स्ट वाले क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा दूसरे वाले क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बराबर होता है। क्योंकि भाई दोनों एलिमेंट सेम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बराबर होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है तो वैसे सिचुएशन पर हम लोग कहेंगे कि होमोलैटिक क्लीवेज आपको देखने को मिल सकता है। जैसे पिछले वाले एग्जांपल जो उठाए इसमें अगर आप नोटिस करें तो ये Cl और ये Cl दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम सेम था, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये आपका 0 के बराबर था, या फिर Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम सेम था। तो वैसे सिचुएशन में आपको होमोलैटिक क्लीवेज देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान देना कि जब भी आप होमोलैटिक क्लीवेज लेकर के चलेंगे ना तो वहां पे दोनों एटम्स या दोनों ग्रुप्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे होमोलैटिक क्लीवेज देखने को मिलेगा। अब कैसे होगा, तो सर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, भाई कोवलेंट बॉन्ड है ना आपके पास तो म्यूचुअल शेयरिंग किया होगा, तो दोनों के बीच में हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करा दें तो यहाँ पर बन जाएगा Cl डॉट और दूसरा भी क्या बन जाएगा आपके पास Cl डॉट। तो पहला और इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि भाई होमोलैटिक क्लीवेज कराने के लिए दोनों एटम या दोनों ग्रुप्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो हमेशा क्या होगी, सिमिलर होगी। कैसा होगा, सिमिलर होगा। दूसरी क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन हो सकते हैं, जब भी आप होमोलैटिक क्लीवेज कराएंगे ना तो पहली चीज तो ये है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो क्या सेम सेम है क्या, तो होमोलैटिक क्लीवेज होगा। या फिर उस रिएक्शन पर आपको टेम्परेचर काफी ज्यादा नजर आएंगे, अगर हाई टेम्परेचर होता हो उस रिएक्शन पर या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लगाया गया हो रिएक्शन पर, तब जाकर के वहां पर होमोलैटिक क्लीवेज देखने को मिलेगा, है ना। तो टेम्परेचर अगर हाई रखा गया हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दिया गया हो, सनलाइट दिया गया हो, तो वैसे सिचुएशन पर आपको होमोलैटिक क्लीवेज देखने को मिलेगा। ठीक, इसके बाद अगर बात करें, अगर उस रिएक्शन पर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे एग्जांपल के लिए आप कार्बन टेट्राक्लोराइड सोच सकते हैं, आप चाहें तो बेंजीन सोच सकते हैं, तो ये सब आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं ये। तो अगर रिएक्शन में कहीं नॉन पोलर सॉल्वेंट दिया गया हो तो वैसे सिचुएशन पर भी आपको हमेशा होमोलैटिक क्लीवेज को ही सोच के चलना पड़ेगा। ठीक, फिर अगर मान लेते हैं तीसरी कंडीशन की बात अगर आप सोचते हैं तो इसमें पेरोक्साइड प्रेजेंट अगर होता है तो पेरोक्साइड प्रेजेंट के केस में भी आप हमेशा होमोलैटिक क्लीवेज की ही बात सोचते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे पास पेरोक्साइड बेटा ऐसा है, दिस इज अ पेरोक्साइड। नाउ अगेन इसमें आप नोटिस करें तो भाई इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो भाई पेरोक्साइड के केस में भी आपको आसानी से होमोलैटिक क्लीवेज देखने को मिल जाएगा। तो होमोलैटिक क्लीवेज देखना है कि कहां पे होमोलैटिक क्लीवेज हो सकता है, तो उसके लिए हमारे पास टोटल 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन होते हैं। सबसे पहला कंडीशन ये है कि बॉन्डिंग एटम के बीच में हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 के बराबर होगा, या फिर आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं पहले एटम और दूसरे एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा सेम सेम मिलेगा। ठीक, फिर अगर रिएक्शन के दौरान कहीं हाई टेम्परेचर का टर्म यूज हो रहा है, जैसे 500 डिग्री सेल्सियस हो गया, 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो हाई टेम्परेचर का अगर टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग, या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आप सप्लाई करके चल रहे हैं, या फिर आप सनलाइट सप्लाई करके चल रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन पर भी आपको होमोलैटिक क्लीवेज देखने को मिल जाएगा। नाउ इसके बाद अगर मान लो कहीं पोलर सॉल्वेंट रिएक्शन के दौरान लिखा गया है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड दे दिया रिएक्शन पर या बेंजीन दे दिया रिएक्शन पर, तो वैसे सिचुएशन पर भी आपको होमोलैटिक क्लीवेज का ही टर्म को यूज करना है। नाउ इसके बाद अगर मान लो रिएक्शन के दौरान कहीं पेरोक्साइड को यूज किया जा रहा है, तो पेरोक्साइड के केस में भी हम लोग जनरल फ्री रेडिकल या फिर होमोलैटिक क्लीवेज की बात सोचते हैं। ठीक है, तो पहले इसको जरा आप कॉपी करें, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।
चलिए थोड़ा आगे की ओर अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो एक तो समझ लिए होमोलाइटिक क्लीवेज क्या था, जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, तब तो होमोलाइटिक आपने बोला। लेकिन अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो वैसे सिचुएशन पे हम लोग हेट्रोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं। मतलब अगर स्टेटमेंट लिखा जाए तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे, द क्लीवेज बोल सकते हैं, द क्लीवेज in which bonding electrons are not equally distributed या फिर equally distributed between bonding atoms or ग्रुप्स। बॉन्डिंग एटम्स और ग्रुप्स के बीच में इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग वाला था वो कभी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अच्छा, यहां पे इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जहां पर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो आप यहां पे एक पॉइंट और लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर towards more electronegative एलिमेंट या फिर आप ग्रुप सोच सकते हैं। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल यूज किया गया CH3 और Z, मैं इसकी बात सोच रहा हूं। हम ध्यान से देखते चलो, आपको मैटर पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर मैं ऐसा बोला बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ये बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z को हमने कोई भी ग्रुप कंसीडर कर लिया है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू Z, तो ये कार्बन क्या करेगा ना, Z से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। अब एक बात याद रखना, जो लेता है वो हमेशा नेगेटिव की तरह काम करता है और जो देता है वो हमेशा पॉजिटिव की तरह काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन लेने का काम कौन किया, CH3, तो CH3 पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब देने का काम कौन किया, Z, तो Z पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो Z पे डेवलप हो गया बेटा आपके पास पॉजिटिव चार्ज, जबकि CH3 पर आपके पास डेवलप हो जाएगा कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान से समझ करके चलेंगे। अगर मान लेते हैं इसको थोड़ा सा मैं रिवर्स कर दूं, जैसे मैं ये ले लिया, जैसे अगर मान लो मैं इसको ऐसा ले लूं कि एक सिचुएशन ऐसा भी हमने बना दिया CH3 और Z के बीच में, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z ये काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ CH3। अब इस सिचुएशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका हो गया, Z का हो गया। तो Z क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने डायरेक्शन पे ले आएगा, अपने पास ले आएगा, और फिर से वही कहानी आ जाएगी। भाई जो देता है वो पॉजिटिव बनेगा और जो लेता है वो नेगेटिव बनेगा। तो देने का काम कौन किया, CH3, और लेने का काम कौन किया, Z। तो CH3 पे काम आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, जबकि Z पे काम आ जाएगा बेटा आपके पास नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो आप इसमें ध्यान से एक चीज को नोटिस करें, तो जो बीच में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स था ना, उस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हुआ है यहाँ पे। तो अगर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होती है तो वैसे क्लीवेज के लिए हम टर्म यूज करते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो होमोलाइटिक क्लीवेज आपको समझ में आया और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या था ये भी समझ में आया। ठीक, अब एक बात ध्यान देना, अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बेटा कार्बो एनायन का। क्या टर्म यूज करेंगे, कार्बो एनायन का। और कार्बन में अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बेटा कार्बोकेटायन का। इसका मतलब ये है कि जब भी आप हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के बारे में सोचेंगे तो वहां पे कभी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो सकता है तो कभी कार्बो एनायन का फॉर्मेशन हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एलिमेंट का ज्यादा है। कार्बन का ज्यादा होगा तो कार्बो एनायन बनेगा और कार्बन का कम होगा तो कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, तो आपको मैंने होमोलाइटिक क्लीवेज के बारे में बताया और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के बारे में भी मैंने बताया। पहले इसको आप कॉपी करो, उसके बाद इसके कुछ कुछ कंडीशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे
कंडीशन ऑफ हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की क्या क्या कंडीशन हो सकती है? जैसे होमोलाइटिक क्लीवेज पे मैंने बताया कि वो तब शो करेगा जब दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर बराबर होगी। लेकिन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज शो कराने के लिए एटम्स या ग्रुप के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस के आधार पे होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यूज करूं, हमारे पास मान लो CH3 है और Z है। अगर मान लेते हैं CH3 और Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम सेम है, तब तो होमोलाइटिक होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम सेम नहीं है, जैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z, तो अगर दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिख रहा है, तो वैसे सिचुएशन पे आप उसको हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है। फिर होमोलाइटिक क्लीवेज तब काम किया था जब हमारे पास टेम्परेचर काफी ज्यादा थे या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपने सप्लाई किया था। अब इससे ठीक उल्टा अगर चलेंगे तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज तब काम करेगा जब टेम्परेचर क्या होगा, कम सप्लाई किया जाएगा। यानी लो टेम्परेचर अगर कहीं दिखता है तो वैसे सिचुएशन पे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो होमोलाइटिक क्लीवेज तब काम करता था जब आप नॉन पोलर सॉल्वेंट लेकर के आते थे। इससे ठीक उल्टा अगर आप हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की तरफ सोचते हैं तो ये तब काम करेगा जब आप पोलर सॉल्वेंट लेकर के आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास वाटर की बात होती है, वाटर पोलर सॉल्वेंट की तरह काम करता है, तो पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हमारे पास हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में हमारे पास होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। ठीक है। तो होमोलाइटिक क्लीवेज क्या है, ये उसकी कंडीशन क्या होती है हमने आपको बता दिया। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या है, उसकी कंडीशन क्या होती है, ये भी हमने आपको बता दिया। तो पहले इसको कॉपी करो, फिर कुछ एग्जांपल यहां पे डिस्कस करते हैं। चलिए, इसमें अगर हम लोग देखें तो आपके पास दिया गया प्रिडिक्ट द क्लीवेज। आपको क्लीवेज को प्रिडिक्ट करना है कि कहां पे होमोलाइटिक होगा, कहां पे हेट्रोलाइटिक होगा। कंडीशन ध्यान देना जरा। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूं तो वाटर जो है बेटा वो क्या होता है, दिस इज अ पोलर सॉल्वेंट। क्या होता है बेटा, पोलर सॉल्वेंट होता है। और जब भी पोलर सॉल्वेंट होंगे तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की तरह काम करेगा। किसके तरह, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की तरह काम करेगा। मतलब एक कैटायन बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, एनायन बनेगा। तो आपको पता है कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू कार्बन। तो वैसे सिचुएशन में ये वाले बॉन्ड को कौन खींच लेगा, Cl खींच लेगा और आपके पास कार्बन पे जनरेट कर देगा पॉजिटिव चार्ज और Cl पे जनरेट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। मतलब यहां पे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज देखने को मिलेगा क्योंकि सर आपने यहां पे पोलर सॉल्वेंट पास किया हुआ है। लेकिन अगर इस एग्जांपल को सोचें तो आपने सप्लाई क्या किया बेटा, सनलाइट सप्लाई किया ना। तो सनलाइट जब सप्लाई करते हैं तो कौन सी क्लीवेज होती है, तो सर होमोलाइटिक क्लीवेज होती है। तो होमोलाइटिक क्लीवेज के दौरान बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब यहां से आपको क्लीवेज करनी होगी तो आपके पास बनेगा कुछ ऐसा, ये हो गया डॉट और यहां पर हो गया आपके पास Br डॉट। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक ना। फिर अगर इस वाले केस में देखें तो यहां पे आयोडीन अगर मान लो लेकर के चलते हैं, आप देखिए वाटर आपने यूज किया है तो वाटर कैसा होता है बेटा, पोलर सॉल्वेंट होता है। कैसा होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। और पोलर सॉल्वेंट जब होगा तो सर यहाँ पे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज आपको देखने को मिलेंगे। मतलब एक कैटायन बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, एनायन बनेगा। तो आप सिंपल यहां से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, है ना। तो ये हो गया आपके पास पार्शियल पॉजिटिव और ये हो गया आपके पास पार्शियल नेगेटिव। क्यों, क्योंकि सर आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी ना, तो सर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट में बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव और एक बनेगा आपके पास आयोडीन के साथ नेगेटिव। ठीक है। सिमिलरली अगर आप इस एग्जांपल को नोटिस करें तो सर आपने सनलाइट सप्लाई किया, तो सनलाइट जब सप्लाई करते हैं तो क्लीवेज कौन सा होगा बेटा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। और होमोलाइटिक क्लीवेज में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कैसी होती है, इक्वल होती है। तो सर यहां से आप क्लीवेज कराएंगे तो आपके पास बनेगा एक इस कार्बन पे डॉट और दूसरा बनेगा आपके पास Cl पर डॉट। कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप दो एग्जांपल और नोटिस कर लें, जैसे मैं इसके लिए बात करता हूं, आपने HCl लिया और उसको हिट कर दिया। तो HCl लिया और हिट किया, जैसी हिटिंग का केस आ जाता है कौन सा क्लीवेज बेटा, होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करा देंगे तो आपके पास बनेगा यहाँ पे H डॉट और एक बनेगा आपके पास Cl डॉट। कर सकते हैं। लेकिन आपने इस वाले केस में वाटर को सप्लाई किया है और वाटर कैसा होता है, दिस इज अ पोलर सॉल्वेंट।
यानी कि इस वाले केस में आपको हेटेरोलाइटिक क्लीवेज देखने को मिलेगा। मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होंगे, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। अल्टीमेट Cl बॉन्ड को खींच लेगा और आपके पास बना देगा H+ और दूसरा क्या बना देगा, Cl-। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस केस में आपको होमोलाइटिक क्लीवेज देखने को मिलेगा और किस केस में आपको हेटेरोलाइटिक क्लीवेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी करो, उसके बाद कुछ आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, देखो किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है उसी एनर्जी को हम कहते हैं बेटा बॉन्ड एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी which required to breaking of bond, breaking a bond called as bond energy। क्या बोलेंगे बेटा, बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप की बॉन्ड एनर्जी के अंदर में एनर्जी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं HCl की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, HCl की बात कर रहा हूं। मैंने E1 एनर्जी को सप्लाई किया और हमने देखा कि इसके बीच के बॉन्ड क्या हो गए, ब्रेक हो गए। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सप्लाई किया जा रहा है जिसके वजह से वो बॉन्ड ब्रेक हो रही है, उस एनर्जी को नाम देते हैं बेटा बॉन्ड एनर्जी। तो आपके पास जो E1 जो है, E1 किसके तरह काम कर रहा है, E1 इज आप लिख सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेकिंग अ बॉन्ड, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपने जो एनर्जी सप्लाई किया वो कौन सा था बेटा, E1 था। नाउ अगर मान लो मैं यहां से एक डिफरेंस लेके चलूं, जैसे मान लो H., इससे हम लोग कन्वर्ट कर दिए H+। आप जरा एक चीज को मुझे बता दो, ये प्लस कब डेवलप करेगा, जब यहां से आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर देंगे। और एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर करेंगे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने वाली जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो अगर मैं यहां पे E2 लिख दूं, E2 किसके तरह काम करेगा बेटा, E2 काम करेगा आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह। किसके तरह काम करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह काम करेगा। समझ पा रहे हैं बात को, क्योंकि सर आपने H डॉट से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो H+ बना, एक इलेक्ट्रॉन तो आपने बाहर किए ना। तो इलेक्ट्रॉन बाहर करने के लिए जो एनर्जी होती है उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी यूज करते हैं। फिर अगर Cl डॉट के लिए मैं बात करता हूं तो Cl से मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं Cl- पर। अब ये कब पॉसिबल है कि सर यहां पे आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, और इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए जो एनर्जी था उसको हम लोग नाम देते हैं E3। क्या नाम देते हैं, E3। अब E3 क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने वाली जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। ठीक, अब क्या हुआ ना कि H+ और Cl- के बीच में भी एक एनर्जी लगेगा जिसको मैं बोल रहा हूं E4। क्या बोल रहा हूं, E4। अब ये E4 क्या है, एनर्जी which overcome the attractive force। हमें एक और एनर्जी सप्लाई करनी होगी E4 के नाम से, और E4 क्या होगा कि सर H+ और Cl- को एक दूसरे से फिर से अट्रैक्ट होने नहीं देगा। तो यहां पे 4 प्रकार की एनर्जी आपके काम में आ रही है। पहला एनर्जी जो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए आपने यूज किया, जिसके लिए हमने E1 का टर्म यूज किया। दूसरा E2 आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह काम किया। E3 क्या था, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की तरह काम किया। और E4 क्या था बेटा कि जो केटायन और एनायन बन गया ना, उसके बीच में दोबारा अट्रैक्शन ना हो जाए, इसके लिए हमने इसको सप्लाई किया। इसलिए मैंने लिखा एनर्जी विच ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स।
ये वाला एनर्जी H प्लस और Cl माइनस को फिर से अट्रैक्ट होने नहीं देगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड एनर्जी के अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जी थे। आप पहले इसको जरा कॉपी करो, फिर हम लोग कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में। इसके बारे में कार्बन फ्री रेडिकल। अच्छा, कार्बन फ्री रेडिकल क्या होगा? अगर कार्बन में एक डॉट होता है, क्या होता है बेटा? डॉट होता है। जैसे अभी आपने Cl डॉट देखा, CH3 डॉट देखा, तो जो डॉट है ना उसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं फ्री रेडिकल। और अगर वो डॉट कार्बन में होता है तब कार्बन फ्री रेडिकल का टर्म यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम टर्म यूज करें दिस इज अ कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल। अब ये कार्बन फ्री रेडिकल में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला अगर मैं बात करूं, देखो तो कितना बॉन्डिंग साइड है, एक बॉन्डिंग इधर है, एक बॉन्डिंग इधर है, एक बॉन्डिंग इधर है, 3 बॉन्डिंग साइड है। तो 3 बॉन्डिंग साइड है, तो इसके लिए टर्म यूज करेंगे बेटा ट्राइवेलेंट। क्या टर्म यूज करेंगे? ट्राइवेलेंट। मतलब कार्बन फ्री रेडिकल जो होता है वो ट्राइवेलेंट टाइप का इंटरमीडिएट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं, मैं अगर बात करूं, ये जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। कैसा है बेटा? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अच्छा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट कहने का मतलब क्या है? आपको पता है कि लुईस ऑक्टेट रूल के अनुसार हर एक एलिमेंट अपनी आउटर मोस्ट सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करता है। ठीक है, लेकिन यहां पे कितने रखे सर? 2 यहां पर हो गए, 4 ये हो गया आपके पास 6 और ये हो गया 7। तो ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ। ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट है ना। और ये जो होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? हाईली अनस्टेबल होगा। हाईली अनस्टेबल, दैट इज आप इसको मोर रिएक्टिव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोर रिएक्टिव भी कह सकते हैं। आपको पता है लेस स्टेबल कहने का मतलब क्या है? वो मोर रिएक्टिव की तरफ जा रहा है। इसके बाद अगर कुछ और इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैं बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बोलूं बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? काउंट करो तो 2 यहां पर है सर, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो 6 बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 हो गए आपके पास बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां से, मैं अगर बोलूं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, ये बता दीजिए। क्या बता दीजिए? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? तो सर ये लोन पेयर नहीं है, तो फ्री रेडिकल है ना। लोन पेयर कहने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन का एक गुच्छा होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनता है। ठीक है, तो लोन पेयर कितना है बेटा? 0 है आपके पास। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना है? काउंट करके देखो, 2 यहां पे, 2 यहां पे, 2 यहां पे, 6 और एक डॉट वाला कितना हो गया? 7। ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद अगर हम लोग यहां पे हाइब्रिडाइजेशन निकालें, क्या निकाले बेटा? हाइब्रिडाइजेशन निकाले। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? हम जरा चेक करें। जैसे सिग्मा, आपको पता है सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो सर ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। टोटल सिग्मा कितना हो गया? 3 सिग्मा हो गया। और सर यहां पे लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर कितना हो गया? 0 हो गया। और हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर काउंट करेंगे तो 3 + 0 कैसे निकालते हैं? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की वजह से निकालते हैं ना। तो 3 + 0 वैल्यू कितना मिलेगा? 3। और 3 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है बेटा? तो sp2 होता है। अब sp2 आ गया तो हम लोग यहां पे चाहे तो ज्योमेट्री भी पता कर सकते हैं। आपको पता है कि sp2 वाला जो होते हैं उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? प्लेनर होती है। मतलब जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा आपके पास। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा। अब एक चीज देखो, यहां पे इलेक्ट्रॉन तो पेयर था, यहां भी इलेक्ट्रॉन कैसे थे? पेयर थे। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन कैसा था बेटा? तो पेयर था। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन कैसा था? अनपेयर्ड था। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है तो उसके लिए पैरामैग्नेटिज्म का टर्म यूज करते हैं। आपको पता भी होगा ये चीज। तो ये कैसा बिहेव करेगा? दिस इज अ पैरामैग्नेटिक। कैसा बिहेव करेगा? पैरामैग्नेटिज्म की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि सर यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस वजह से ये कैसा बिहेव करेगा? तो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस या पैरामैग्नेटिज्म की तरह बिहेव करेगा। फिर इसके बाद अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट।
मैग्नेटिक मोमेंट। किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट केमिकल बॉन्डिंग में आपको पता होगा कैसे निकाला जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू क्या होता है बेटा, n+2 बोर्न मैग्नेटॉन। ऐसे ही होता है, जहां पर n जो है आपके पास कैसा बिहेव करेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। मतलब ये जो n है, ये जो आपके पास n है बेटा, n किसके तरह काम करेगा? n काम करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरह, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरह। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट जरा फाइंड आउट करें। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? सर एक ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो n की वैल्यू कितनी हो गई बाबू? 1 हो गई। n की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो म्यू बराबर क्या मिल जाएगा? देखो तो जरा, 1 इंटू क्या लिख सकते हैं, 1+2। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √3 बोर्न मैग्नेटॉन। इसका मैग्नेटिक मोमेंट √3 हो जाएगा। नाउ इसके बाद अगर हम लोग कह लें यहां से एक चीज और, एक टर्म आता है बेटा स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा और कैसे निकाला जाएगा? तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का तरीका होता है 2s+1 से, जहां पर s क्या है, s को हम लोग कहते हैं हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जरा s निकालें तो s के लिए अगर मैं बोलूं यहां पर, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कितना था? 1 था ना। यहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की नहीं बात हो रही है, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है अनपेयर्ड वाले। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास 1 था, तो s बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू 1। वैल्यू कितना मिलेगा? सिंपल 1/2 मिलेगा। यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी इस पे अगर पुट करते हैं तो 2 इंटू क्या होगा, 1/2 प्लस क्या लिख सकते हैं 1। 2 से 2 कटेगा तो वैल्यू कितना मिला, 2। और 2 जब मिलता है तो हम टर्म यूज करते हैं बेटा डुप्लेट। क्या बोलते हैं? डुप्लेट। अगर एक आता है तो बोलते हैं सिंगलेट, अगर 2 आता है तो उसको बोलते हैं डुप्लेट। क्या बोलते हैं? डुप्लेट। ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज और नोटिस करना जरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप यहां पे ध्यान से एक चीज को देखेंगे ना, ध्यान से एक चीज को देखेंगे तो यहां पे एक ऑर्बिटल खाली है। तो एक ऑर्बिटल खाली है तो उस पे इलेक्ट्रॉन भी तो जा सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है इसके पास, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन टू लव, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, वैसे सबस्टांस को हम इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं। तो सर यहां पे ऑर्बिटल खाली है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट हो जाएंगे, इसलिए हम लोग इसका नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। क्या बोल सकते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बोल सकते हैं। ये कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। बट एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एलिमेंट या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो होते हैं वो जनरली लुईस एसिड की तरह काम करता है, लेकिन ये एक ऐसा इंटरमीडिएट होगा जो लुईस एसिड की तरह काम नहीं करेगा। हाँ, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। बट याद रखना, ये कभी भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता, और जब तक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वैसे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को लुईस एसिड हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी एक छोटा सा पॉइंट मैं लिख रहा हूं, उसको भी ध्यान देना जरा, कि they cannot a Lewis acid because they do not accept pair of electron, that is lone pair इलेक्ट्रॉन। ये कभी भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए बेटा ये लुईस एसिड की तरह काम नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह काम करेगा। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, इसलिए लुईस एसिड तो नहीं कर सकता, लेकिन भाई इलेक्ट्रॉन अगर एक भी एक्सेप्ट करे तो भाई इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट तो हो जाएगा, लेकिन लुईस एसिड होने के लिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके पास फ्री रेडिकल के बारे में। इसको पहले जरा आप कॉपी कर लो, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ठीक है,
चलिए आगे की ओर अगर बढ़ते हैं बेटा हम लोग, तो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल बनाने का तरीका क्या है? फ्री रेडिकल आपको याद होगा कि सर ये डॉट कब बना था? ये डॉट बना था बाय द हेल्प ऑफ होमोलाइटिक क्लीवेज, है ना? किस वजह से? होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से। तो होमोलाइटिक क्लीवेज यहां पे कराना है, और होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए हमने 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन बताया था कि सर दोनों एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम सेम होना चाहिए, आपको हाई टेम्परेचर सप्लाई करनी है या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आप सप्लाई कर सकते हैं, सनलाइट सप्लाई करेंगे तो भी आपका होमोलाइटिक क्लीवेज होता था, फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट लेके चले थे तो भी आपको होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ था, फिर साथ में आप लेके चले थे क्या? पेरोक्साइड वाला, तो पेरोक्साइड भी लेके चलेंगे तो भी होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा। तो अब आपके पास बनाने का तरीका क्या होगा? फ्री रेडिकल प्रोड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्यों? क्योंकि सर इसी कंडीशन को यूज करके तो आप होमोलाइटिक क्लीवेज बनाते हैं। अब देखिए जरा, ये सनलाइट आपने सप्लाई किया, सर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, सर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पे इलेक्ट्रॉन है, सनलाइट सप्लाई किए, सर होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया, आपके पास बन गया एक Cl डॉट और दूसरा भी बन गया सर Cl डॉट। दिस इज अ फ्री रेडिकल। आप इसका नाम क्या दे रहे हैं? फ्री रेडिकल नाम दे रहे हैं। ठीक, उसी तरीके से आप 500 डिग्री सेल्सियस सप्लाई कर रहे हैं, तो सर 500 डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स हाई टेम्परेचर हो गया ना। वो 500 डिग्री सेल्सियस हल्का टेम्परेचर थोड़ी है, वो तो बहुत हाई टेम्परेचर हो गया। तो हाई टेम्परेचर सप्लाई करने के बाद भी आपका होमोलाइटिक क्लीवेज देखने को मिलता है। जैसे यहां पे अगर मैं लेके चल रहा हूं कि सर यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, मैं ये वाले बॉन्ड को क्लीवेज कर दिया, तो आपके पास क्या बन जाएगा? यहां पर ये होगा CH2 डॉट, यहां पर CH डबल बॉन्ड और CH2, और साथ में बाहर क्या निकल जाएगा बेटा? H डॉट निकल जाएगा, क्योंकि भाई आपने ये वाला बॉन्ड को ब्रेक कर दिया ना, तो H डॉट बाहर हो गया और ये वाला पार्ट अलग हो गया आपके पास। इसको भी आप होमोलाइटिक क्लीवेज कह रहे हैं। फिर आप बॉइलिंग कराते हैं। बॉइलिंग कराने का मतलब भी क्या है कि आप टेम्परेचर सप्लाई कर रहे हैं, तो टेम्परेचर सप्लाई कर रहे हैं तो यहां वाला जो बॉन्ड है ये भी आपका ब्रेक हो जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये भी ब्रेक हो जाएगा। तो आप यहां पे ले सकते हैं क्या? एक तो रिंग है ना, यहां पर हो गया आपके पास CH2 डॉट और फिर हो गया हमारे पास H डॉट। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं आपके पास फ्री रेडिकल जनरेट करने का। अच्छा यहां पे एक चीज देखना, यहां पे कार्बन पे डॉट बना तो आप इसको क्या नाम देंगे बेटा? कार्बन फ्री रेडिकल नाम देंगे। क्या नाम देंगे? कार्बन फ्री रेडिकल नाम देंगे। अगेन अगर आप इस पे नोटिस करेंगे तो यहां भी तो सर कार्बन पे ही डॉट बना है ना, तो कार्बन पे डॉट बना तो इसका मतलब आप इसको भी नाम क्या देंगे बेटा? तो कार्बन फ्री रेडिकल नाम देंगे। लेकिन ध्यान देना, ये कार्बन फ्री रेडिकल नहीं होगा, क्योंकि सर यहां पे क्लोरीन पे डॉट बना है तो आप क्लोरीन फ्री रेडिकल कह सकते हैं या सिर्फ फ्री रेडिकल कह सकते हैं, लेकिन कार्बन पे डॉट होगा तभी आप उसको कार्बन फ्री रेडिकल बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी करो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। नाउ इसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल के बारे में अगर बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल को चेक करने के लिए हमें बेसिकली 2 प्रकार की इफेक्ट की आवश्यकता होगी, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आप इसकी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट के माध्यम से आप इसकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। साथ साथ आप इसकी स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से भी चेक कर सकते हैं। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से भी चेक कर सकते हैं, जिसको हम लोग प्यार से H इफेक्ट भी कहते हैं। अब ये दोनों इफेक्ट क्या होता है ये हम लोग आगे की लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, हाइपर कंजुगेशन को भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसकी स्टेबिलिटी का एक छोटा सा ऑर्डर में लिख दूं तो इसका स्टेबिलिटी जनरली हम लोग कहते हैं 3 डिग्री वाला, उसके बाद 2 डिग्री वाला और उसके बाद बोलते हैं 1 डिग्री वाला। ठीक है, कैसे होगा? जब ये दोनों इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक ना, चलिए आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग बेटा, तो नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की क्या क्या रिएक्शन हो सकती है? सबसे पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फ्री रेडिकल। पहला रिएक्शन ये है कि अगर मान लो 2 फ्री रेडिकल है हमारे पास, जैसे Cl डॉट है और ये Cl डॉट है, 2 फ्री रेडिकल है, तो 2 फ्री रेडिकल है तो दोनों रेडिकल आपस में जुड़ करके कंपाउंड का निर्माण कर सकता है, क्योंकि ये वाला डॉट इस वाले डॉट से जुड़ सकता है तो ये बना देगा आपके पास Cl2। अगेन अगर मान लो मैं ऐसा लेता, जैसे मान लो CH3 पर डॉट था और एक हमारे पास था Cl पर डॉट,
है ना। तो ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर सकता है और प्रोडक्ट बना सकता है क्या, CH3 और Cl बना सकता है। तो पहला तो रिएक्शन ये होता है फ्री रेडिकल का कि अगर हमारे पास आजू बाजू में अगल बगल में कोई दो डॉट नजर आ रहा है तो दोनों डॉट आपस में जुड़ करके एक नया कंपाउंड बना सकता है। ये पहला चीज हो गया। दूसरा रिएक्शन क्या होता है कि फ्री रेडिकल कैन रिएक्ट विथ न्यूट्रल मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस अनदर फ्री रेडिकल। अगर कोई फ्री रेडिकल है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास Cl डॉट है, अब ये Cl डॉट किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है। यहां पे देखो डॉट नहीं बना है, दिस इज अ न्यूट्रल। ये कैसा मॉलिक्यूल है बेटा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जबकि ये कैसा है, फ्री रेडिकल वाला है। तो ये क्या कर सकता है कि भाई हमारे पास डॉट और न्यूट्रल आपस में रिएक्ट कर सकता है और रिएक्ट करके एक नया फ्री रेडिकल भी बना सकता है। क्या मैंने किया, इस वाले डॉट को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब एक तो बना दिया सर HCl और दूसरा बना दिया सर आपके पास CH3 डॉट। तो आप देख सकते हैं कि पहले कार्बन पे डॉट नहीं था, लेकिन दूसरे डॉट को ला करके हम लोग कार्बन पे भी डॉट को जनरेट करा सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा हूं यहां पे कि फ्री रेडिकल किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एक दूसरा फ्री रेडिकल का निर्माण कर सकता है। तो Cl डॉट इसके साथ कंबाइन करके ये बना सकता है। ठीक है, और ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो हमारे पास CH3 डॉट था। क्या था, CH3 डॉट था। अगर मान लो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रूप में इस बार मैंने Cl2 को ले आया, ये CH3 डॉट हो गया, ये Cl2 हो गया, तो कायदे से देखेंगे तो ये तो न्यूट्रल वाला पार्ट हो गया ना, और ये क्या हो गया, रेडिकल वाला पार्ट हो गया। तो ये रेडिकल जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या कर सकता है, न्यूट्रल के साथ जुड़ करके एक नया कंपाउंड बना सकता है और एक नया रेडिकल भी बना सकता है। तो CH3 डॉट और यहां से Cl डॉट ये मिलकर के ऐसा बना सकता है और Cl डॉट बना सकता है। तो आप देखें कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करके एक नया फ्री रेडिकल का निर्माण कर सकता है। ठीक है, और क्या रिएक्शन ये करा सकता है, तो फ्री रेडिकल का एक और रिएक्शन हो सकता है आपके पास कि फ्री रेडिकल कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल को बाहर निकाल के एक नया रेडिकल बना सकता है। कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे आप ऐसा ले लें, मान लो हमारे पास है सर CH3, एक है हमारे पास C डबल बॉन्ड O और ये है आपके पास ऑक्सीजन पर डॉट, ये भी तो फ्री रेडिकल है। अब क्या होगा कि ये जो रेडिकल वाला कंपाउंड है ये यहां से न्यूट्रल मॉलिक्यूल को बाहर निकाल सकता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल कौन सा दिख रहा है, देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं ना। तो कैसे होगा, ये वाला डॉट को भेजो यहां पर, इसको मान लो फर्स्ट, ये वाला डॉट को भेज दो सर यहां पर, इसको मान लो सेकंड, और ये वाला डॉट को भेज दो सर यहां पे, इसको मान लो थर्ड। क्या हो सकता है यहां पे, तो सर CH3 डॉट एक तो बाहर ये निकल गया, दूसरा क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये वाला डॉट जो यहां पर आया था इसके साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, ये बना देगा ऐसा। देखो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया, दिस इज न्यूट्रल। तो ये भी काम फ्री रेडिकल कर सकता है आसानी से। तो फ्री रेडिकल जो है कोई भी आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल को निकाल करके एक नया फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होगा आपका, साथ साथ क्या क्या रिएक्शन ये करवा सकता है और इसकी स्टेबिलिटी किस आधार पे चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी कर लो, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, चलिए बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट डिस्कस करेंगे वो है आपका कार्बोकेटायन। क्या है, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन कहने का मतलब सर कार्बन में कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, जिससे कार्बोकेटायन है कि नहीं। तो कार्बोकेटायन कैसा होगा पहले इसको देख लो। तो मैं कार्बोकेटायन को कुछ इस टाइप का बना के चल रहा हूं और यहां पे मैं दे रहा हूं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर आप इन सब को मिला के देखते हैं तो ट्रायंगुलर शेप बन जाएगा आपका, है ना। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्बोकेटायन बोल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ कुछ स्पेसिफिक टर्म को देखें तो तीन तरफ से बॉन्ड को कंप्लीट कर रहा है ना ये, तो आप इसका नाम क्या दे सकते हैं, ट्राइवेलेंट नाम दे सकते हैं। क्या नाम देंगे, ट्राइवेलेंट। मतलब ये भी एक प्रकार का ट्राइवेलेंट टाइप का इंटरमीडिएट है। ठीक है, इसके बाद यहां पे भी अगर आप नोटिस करते हैं तो सर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो यहां पर हो गए, दो यहां पर हो गए, 4, और ये हो गया 2, 6। मतलब यहां पे भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए भी हम टर्म यूज करेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या बोलेंगे बेटा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोलेंगे। इसके बाद आपको मैं पहले भी बताया, इससे पहले वाले पे,
इनकम्प्लीट ऑक्टेट कहने का मतलब है वो हाईली अनस्टेबल होगा और उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। तो आप इसको क्या क्या कह सकते हैं, दिस इज अ लेस स्टेबल, आप इसको कह सकते हैं। और लेस स्टेबल हो गया, दैट मीन्स आप इसको मोर रिएक्टिव भी मान के चल सकते हैं, मतलब ये रिएक्शन में बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाएगा आपका, है कि नहीं। इसके बाद अगर हम लोग बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन की बात अगर करते हैं तो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन कितना, जरा चेक करो। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल। अगर हम लोग यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो सर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी वही आपके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। नाउ इसके बाद अगर हम लोग बात करें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है, 0 है सर। अब देखो अगर इतना चीज आपको पता चल गया तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। क्या निकाल सकते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखना होगा, सिग्मा बॉन्ड देखना होगा। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, टोटल कितना सिग्मा हो गया, 3 हो गया। और लोन पेयर हमारे पास कितना रहा, तो 0 रहा। तो लोन पेयर आपके पास कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल काउंट करेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल देखें तो 3 प्लस क्या होगा, 0, क्योंकि सिग्मा प्लस लोन पेयर की बात होती है ना। तो ये हो गया आपके पास 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल जाएगा, sp2। और आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 होता है तो हम लोग इसको प्लेनर स्ट्रक्चर की तरह मान के चलेंगे, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर आप इसको बेसिकली कहते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक ट्राइगोनल प्लेनर की तरह स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देख चुके हैं। नाउ इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कस करें यहाँ पर। अगर मैं मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करता हूं तो देखो, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, यहाँ पे एम्पटी ऑर्बिटल है, यहाँ भी एम्पटी ऑर्बिटल है, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो आप इसको डायामैग्नेटिक कहेंगे। क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक बोलेंगे, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था इससे पहले वाले इंटरमीडिएट में, तो आपने वहां पे बोला था पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो आप इसको नाम क्या दे रहे हैं, डायामैग्नेटिक नाम दे रहे हैं, ठीक है। अगर डायामैग्नेटिक होता है तो आपको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, है कि नहीं। जब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट कहां से होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 हो गया। इसके बाद अगर आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं बेटा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर आप चेक करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको सर n फाइंड आउट करना पड़ेगा, सॉरी s फाइंड आउट करना पड़ेगा। s कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 है, तो यहाँ पे हो गया आपके पास 0, यानी कि आप 2s + 1 अगर सोचेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 0 + 1, वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1 मिलता है तो हम नाम क्या देते हैं बेटा, सिंगलेट इंटरमीडिएट नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगलेट इंटरमीडिएट। जो फ्री रेडिकल था वो था आपके पास डुप्लेट, ये कैसा है आपके पास सिंगलेट है। नाउ इसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज को देखें तो सर यहाँ पे 2 एम्पटी ऑर्बिटल है। अगर एम्पटी ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो हो जाएंगे ना, और जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का। ये पिछले टॉपिक में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये भी कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि सर एम्पटी ऑर्बिटल है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो सकते हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो सकता है, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो सकता है। तो सर ये लुईस एसिड की तरह भी काम कर जाएगा आपके पास। तो हम कह सकते हैं दे ऑल्सो बिहेव बिहेव्स एज लुईस एसिड। कैसा बिहेव कर सकता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे पास कार्बोकेटायन को लेकर के। अच्छा एक चीज और है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट किस टाइप के क्लीवेज को यूज करने के बाद बनता है, तो कार्बोकेटायन कब बना था, जब आप हेट्रोलाइटिक क्लीवेज लेके चले थे ना। यानी कि ये जो था, जब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, क्या होगा बेटा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, तभी आप कार्बोकेटायन की बात सोच सकते हैं, है ना। और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में आपको मैं बताया कि बॉन्डिंग
एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना मस्ट है, तभी जाके हेटेरोलाइटिक क्लीवेज आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके पास कार्बोकेटाइन को लेकर के, पहले इसको आप कॉपी करो, फिर इसकी फॉर्मेशन तक पहुंचते कि ये बनता कैसे है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बनता कैसे, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं हम। तो कार्बोकेटाइन बनाने का तरीका प्रोटोनेशन के माध्यम से। अब यहां पे एक टर्म आता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब क्या है कि उस रिएक्टेंट में आपको प्रोटॉन को डोनेट करना है, तो प्रोटॉन को डोनेट करके कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। कैसे होगा और जरा देखते हैं। तो हमारे पास ये एल्किन यूज किया गया है, दिस इज एल्किन। तो एल्किन में अगर आप प्रोटोनेशन कराते हैं, मतलब एल्किन में अगर आप प्रोटॉन को डोनेट कराते हैं तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे, अगर मान लो मैं इस बॉन्ड को इधर फ्लिप किया, तो भाई देने का काम कौन किया, ये वाला कार्बन। यहां पे हो गया सर पार्शियल पॉजिटिव सोच सकते हैं, और यहां पे क्या सोच सकते हैं, पार्शियल नेगेटिव। क्या सोच सकते हैं, पार्शियल नेगेटिव। और नेगेटिव किसको मिल जाएगा, इस पॉजिटिव को मिल जाएगा। भाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखा है, पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो कम इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, तो नेगेटिव किसको मिल जाएगा, इस पॉजिटिव को मिल जाएगा। अब क्या बनेगा यहां पे, तो कार्बन पे हो गया सर पॉजिटिव, अब यहां पे डबल से रहा सिंगल। अब देखना जरा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिल करके यहां पे हाइड्रोजन कनेक्ट करके एक बॉन्ड बना देगा। देखो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, कार्बन पे पॉजिटिव मिल गया, तो सर कार्बोकेटाइन बन गया। सिमिलरली अगर आप चाहें अल्काइन का, तो अल्काइन में भी अगर आप प्रोटोनेशन कराते हैं तो भी आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा देखो जरा। सबसे पहले इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया हमने, आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे शिफ्ट करेंगे आप उससे पहले यहां पार्शियल पॉजिटिव सोच लो और यहां पार्शियल नेगेटिव सोच लो। अब नेगेटिव ही किसको मिल जाएगा, इस पॉजिटिव को मिल जाएगा। प्रोटोनेशन हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज इससे कनेक्ट हो चुका है ना, तो प्रोटॉन अल्काइन के साथ जुड़ जाता है, तभी तो उसको प्रोटोनेशन कह रहे हैं हम लोग। अब क्या रिजल्ट बना हमारे पास, तो यहां पे कार्बन पे हो गया सर पॉजिटिव, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड से हो गया सर डबल, और यहां पे हो गया सर हाइड्रोजन। ऐसा सोच सकते हैं। तो ये कैसा बिहेव कर गया, ये भी कार्बोकेटाइन की तरह बिहेव कर गया। नाउ अगेन हमारे पास अल्कोहल में भी अगर आप प्रोटोनेशन कराते हैं तो भी हमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन जाएगा। क्या होगा देखो जरा, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, तो सर ऑक्सीजन पे तो लोन पेयर होता है और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। लोन पेयर कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है ना, तो इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम था। इसके पास इलेक्ट्रॉन कम था, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा था ना ये, तो भाई इलेक्ट्रॉन कम था तो ज्यादा वाला इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन चुरा लिया। तो जैसे चुराया अब क्या बन गया, यहां पर OH, अब ये लोन पेयर इसको दिया तो ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सर आपने लोन पेयर इसको दिया तो हाइड्रोजन इसके साथ कैसे जुड़ गया। भाई एक चीज बताओ, एक चीज जरा सोच करके देखो, अगर मान लो मैंने तुमको 500 रुपया दिया, अभी फ्री फोकट में ऐसे ही दे दिया, पता है तुमको 500 दिए ना, कल से मेरे पीछे पीछे दौड़ेगा तुम। भाई ह्यूमैनिटी है, चलेगा ही चलेगा। भाई फ्री फोकट में मैंने आपको 500 दे दिया तो थोड़ा लालच भी तो है ना, एक चीज, लालच भी तो कोई चीज होती है। भाई आपने 500 लिया, अब कल से आप मेरे पीछे पीछे चलोगे ये सोच करके कि फिर से 500 मिल जाएगा। हालांकि मैं वैसा नहीं है, 500 एक ही बार दिए, बार बार थोड़ी देंगे, पैकेट में पैसा ही नहीं होता। अब देखो जरा, तो ये लोन पेयर जब इसको दिया तो फ्री फोकट में इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया ना, तो भाई ये इसके पीछे जुड़ गया, मतलब बॉन्ड बना लिया इसके साथ। अब देने का काम किया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब एक बात ध्यान देना कि अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव होता है ना बेटा, तो हमेशा वो लेस स्टेबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेस स्टेबल। आपने कभी भी आपने ऑक्सीजन पे पॉजिटिव जनरली तो नहीं देखा होगा। अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव होता है तो हम उसको लेस स्टेबल मान के चलते हैं। तो आप स्टेबिलिटी अचीव कराने के लिए भाई इस पॉजिटिव को हटाना पड़ेगा। अब इस पॉजिटिव को हटाने के लिए इस वाले बॉन्ड को ऑक्सीजन को देना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि सर हाइड्रोजन भी तो दे सकता है, लेकिन जरा सोचो, अगर ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड ऑक्सीजन को दे देगा तो फिर से तो आप रिएक्शन बैक कर दे रहे हैं। इस वाले हाइड्रोजन के बॉन्ड ऑक्सीजन को देंगे तब भी तो आप यहीं पे आ गए, है ना। जबकि रिएक्शन क्या कहता है कि सर पुराना बॉन्ड को तोड़ना है, नया बॉन्ड बनाना है। तो भाई हमने इस बॉन्ड को जैसे यहां पे दिया
तो एक नया सबस्टांस बन जाएगा क्या, R प्लस। क्या बन जाएगा, R प्लस। और स्टेबल प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा क्या, H2O। और R आपको पता है दिस इज अल्काइल पार्ट, इसके लिए भी हम टर्म यूज करेंगे कार्बोकेटायन का। क्या यूज करेंगे, कार्बोकेटायन का। ठीक है, तो हमेशा इस चीज को याद रखना कि देने वाला पॉजिटिव और लेने वाला नेगेटिव, लेन देन के बीच में क्या बनेगा, तो बॉन्ड बनेगा। तो लोन पेयर इसको दिया तो इसके साथ ये जुड़ करके क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। लास्ट में हमने वाटर को बाहर निकाला तो क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया। अगर यही कॉन्सेप्ट को मैं कार्बोनाइल के केस में इस्तेमाल करूं तो भी कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा। कैसे सर, यहां पे देखिए तो आपके पास लोन पेयर मौजूद है ऑक्सीजन के पास, अगेन वही प्रोसेस यूज करो कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको दिया, H प्लस को। वही कॉन्सेप्ट, भाई कोई तुमको चलते फिरते 500 रुपया पकड़ा दिया तो तुम उसके पीछे दौड़ोगे ना दूसरे दिन कि भैया फिर से 500 मिल जाएगा। वही केस हुआ है कि लोन पेयर जैसी H प्लस को मिला, अब ये H प्लस इसके पीछे दौड़ेगा, और लेन देन जैसी हुआ तो सर एक बॉन्ड बन गया आपस में। भाई दिया ये लिया ये, तो लेन देन के बीच में क्या बन गया सर, बॉन्ड बन गया। ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, देने का काम ऑक्सीजन किया था तो क्या बन गया, पॉजिटिव। अगेन वही चीज कि सर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव जैसी आ गया, इसका मतलब ये लेस स्टेबल हो चुका है। क्या हो चुका है, लेस स्टेबल हो चुका है। और स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ये वाला बॉन्ड कौन खींचेगा, ऑक्सीजन। रीजन है कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। जैसे खींचा तो आपके पास रिजल्ट कुछ ऐसा बन गया, है ना, ये बन गया आपके पास। अब कार्बन पे पॉजिटिव आ गया तो आप इसको नाम क्या दे रहे हैं, कार्बोकेटायन नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो कार्बोकेटायन बनाने का एक तो तरीका ये है कि सर आप प्रोटोनेशन करा दीजिए। अब प्रोटोनेशन आप कहां कहां करवा सकते हैं, आप अल्कीन में करवा सकते हैं, अल्काइन में करवा सकते हैं, अल्कोहल में करवा सकते हैं और कार्बोनाइल में करवा सकते हैं। तो जैसे ही आप प्रोटोनेशन कराएंगे इन सब पे तो सामने आपका कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको कॉपी करो, कुछ और रिएक्शन देखते हैं कि वहां भी कार्बोकेटायन बन सकता है कि नहीं बन सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करते हैं यहां पर, नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ हलाइड। इसकी बात अगर करें, आपको पता है दिस इज 3 डिग्री हलाइड, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, 3 डिग्री हलाइड है ना। और यहां पे हाइड्रोजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के पास क्या, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, और ये जो CH3 ग्रुप है ना आपके पास, ये प्लस आई इफेक्ट की तरह काम करता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मान लो ये वाला बॉन्ड में X के तरफ खिंचवा देता हूं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पावर X का क्या होता है, ज्यादा होता है ना, तो आपके पास क्या डेवलप हो जाएगा, CH3 CCH3 CH3, कार्बन पे हो गया सर प्लस और X पे हो गया सर माइनस। अगेन फिर क्या बन गया आपके पास, कार्बोकेटायन बन गया। तो अगर किसी कंपाउंड से आप X माइनस को बाहर करते हैं, हलाइड को बाहर करते हैं, तो वैसे सिचुएशन में भी कार्बोकेटायन बनता हुआ नजर आएगा। ये दूसरा तरीका होता है बनाने का। तीसरा तरीका है डिकम्पोजिशन ऑफ डायोनियम सॉल्ट। डायोनियम सॉल्ट को तोड़ करके डिकम्पोज करके भी आप कार्बोकेटायन बना सकते हैं। कैसे, देखो ये बेंजीन डायोनियम क्लोराइड है, आप सबसे पहले क्या करो कि सर यहां से Cl माइनस को बाहर कर दो। ये Cl माइनस को बाहर किया, तो जैसे ही आप Cl माइनस को यहां से बाहर करेंगे आपके पास क्या बन जाएगा, N2 प्लस बन जाएगा। नाउ अगेन मैंने इसको हिट कर दिया। अब जरा सोचो, अगर किसी सबस्टांस को आप हिट करते हैं उसमें अगर गैस मौजूद होता है तो गैस बाहर निकल जाएगा। अब देखो तो इसमें आपके पास नाइट्रोजन गैस दिख रहा है, तो यहां से सर नाइट्रोजन गैस को बाहर कर दो, तो नाइट्रोजन गैस बाहर हुआ तो आपके पास क्या बन गया, यहां पे पॉजिटिव बन गया। अगेन कार्बन में पॉजिटिव दिखा, तो इसके लिए भी हम टर्म क्या यूज कर रहे हैं, कार्बोकेटायन का टर्म यूज कर रहे हैं। ठीक, समझ रहे बात को ना। तो इतने तरीके होते हैं जिससे आप कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। पहला क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल और कार्बोनाइल, आसानी से आपका कार्बोकेटायन बन जाएगा। दूसरा है आप X माइनस को किसी कंपाउंड से बाहर कर दें, जनरली 3 डिग्री हलाइड की बात करेंगे हम लोग यहां पर। तीसरा है डाइजोनियम सॉल्ट से भी आप कार्बोकेटायन बना सकते हैं। पहले इसको कॉपी करो, कुछ और हम लोग यहां पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ते हैं बेटा आगे, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आप चेक करना चाहते हैं तो कुछ कुछ इफेक्ट के बारे में आपको जानकारी रखना पड़ेगा, जो हम लोग आगे के लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। क्या क्या इफेक्ट लेके चलना होगा आपको,
रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में जानकारी रखना होगा आपको, तब इसकी स्टेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास हाइपर कंजुगेशन के बारे में जानकारी चाहिए। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए। एच इफेक्ट आप इसको कहते हैं। इसके इस्तेमाल से भी हम लोग कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे। साथ में एक और देखेंगे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट के माध्यम से भी हम लोग कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, तो इन सब को यूज करके आप जो है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। अभी जनरल में स्टेबिलिटी का छोटा सा ऑर्डर लिख दे रहा हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जनरली 3 डिग्री का ज्यादा होगा, उसके बाद 2 डिग्री। कैसे होगा वो तब डिस्कस करेंगे जब हम लोग इन सारे इफेक्ट को पढ़ लेंगे आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की क्या क्या रिएक्शन हो सकती है जब देखें तो सबसे पहला रिएक्शन हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हम किसको बोलते हैं बाबू? न्यूक्लियस लविंग, यानी जो पॉजिटिव चार्ज के तरफ जुड़ता चला जाता है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन जुड़ेगा? जो नेगेटिव चार्ज होगा। भाई वैसी स्पीसीज जो खुद भी नेगेटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव से जुड़ने की कोशिश करेगा ना, तो नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, जिसको हम दिखाते भी हैं ऐसे न्यूक्लियोफाइल माइनस। ये किससे जुड़ सकता है? पॉजिटिव चार्ज से जुड़ सकता है ना। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल मौजूद होता है तो उसके साथ कार्बोकेटायन की रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे यहां पे देखें, दिस इज अ कार्बोकेटायन, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज था तो सर कार्बोकेटायन हो गया। तो कार्बोकेटायन इस न्यूक्लियोफाइल से जुड़ सकता है और एक प्रोडक्ट बना सकता है क्या? RCH2 और NO। दिस इज अ प्रोडक्ट। समझ रहे बात को? जैसे एग्जांपल अगर इस्तेमाल करूं यहां पर ये वाला, दिस इज अ कार्बोकेटायन। ये क्या बेटा? कार्बोकेटायन है। अब यहां पे हमने पानी इस्तेमाल किया। आपको पता है कि ऑक्सीजन पे क्या मौजूद होता है? लोन पेयर। भाई इसके पास लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज नहीं है ना, लेकिन लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है जैसे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था। मतलब मोटा मोटी बात आप ये कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर एक ही तरह काम करेगा। दोनों के पास टेंडेंसी है कि अपना इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटायन को दे सकता है या किसी पॉजिटिव रेडिकल को दे सकता है। तो लोन पेयर जो है अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इस पॉजिटिव चार्ज को, जैसे ये नेगेटिव चार्ज दिया था। तो जैसे दिया तो आपके पास क्या बनेगा? RCH2, यहां पर हो गया OH और ये हो गया OH। अब देखना जरा, देने का काम कौन किया? ऑक्सीजन, तो सर ऑक्सीजन पे बना पॉजिटिव। लेने का काम किया कार्बन, तो कार्बन में नेगेटिव बना होगा और ये पॉजिटिव और इसके वजह से जो नेगेटिव आया दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा और लेन देन के बीच में क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला नेगेटिव और लेन देन के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। तो रट्टा मार लेना इसको, देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला नेगेटिव और लेन देन के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। ना ऑक्सीजन पे अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, हम लोग जानते हैं ये क्या हो जाएगा बेटा? लेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि सर स्टेबिलिटी कैसे अचीव करें? अब 2 पॉसिबिलिटीज है। अगर ये वाला बॉन्ड को ऑक्सीजन को देते हैं, ये वाले बॉन्ड को अगर आप ऑक्सीजन को देते हैं तो रिएक्शन तो बैक हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये पॉसिबिलिटीज तो हो नहीं सकती। अगर ये वाले बॉन्ड ऑक्सीजन को देते हैं तब क्या प्रोडक्ट बनता है क्या? देखो तो, जैसे ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन को देंगे तो बन जाएगा RCH2 और OH और बाहर क्या निकल जाएगा? H+। क्यों? क्योंकि सर हाइड्रोजन बॉन्ड दिया है ऑक्सीजन को तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज तो आएगा। अब ये क्या बन गया? तो सर अल्कोहल बन गया। ठीक, तो अगर कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो न्यूक्लियोफाइल के साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कार्बोकेटायन को देखने को मिल सकता है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लेक्चर में कंटिन्यू बने रहो, आपको बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक सिखाऊंगा, ये मेरा पक्का प्रॉमिस है आपके साथ। ठीक है, पहले इसको कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। अगर आप किसी कार्बोकेटायन से प्रोटॉन को बाहर निकालते हैं, एलिमिनेशन का मतलब बाहर निकालना,
कंपाउंड से अगर प्रोटॉन को बाहर निकालते हैं तब भी आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये भी रिएक्शन कार्बोकेटायन की वजह से ही होती है। मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। पढ़ेंगे हम लोग, आगे डिस्कस करेंगे, घबराना नहीं है। अब कैसे प्रोटोनेशन कराओगे? सर यहां पे प्रोटॉन दिख रहा होगा, तो इसके बॉन्ड को सिंपल कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट कर दो, और कोई दूसरा चारा ही नहीं है ना। तो क्या बन जाएगा आपके पास? कार्बन कार्बन के पास हो गया डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन दिया था तो क्या हो गया सर? पॉजिटिव। देखो ये बॉन्ड इसको अगर मिलता है तो हाइड्रोजन देने का काम किया ना बेटा, तो हाइड्रोजन देने का काम किया तो हाइड्रोजन पे क्या बन गया? प्लस बन गया, कहानी खत्म हो गया। क्या बन गया आपके पास? एल्कीन बन गया। तो मोस्टली जब एलिमिनेशन होती है तो आपके पास एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। अब एलिमिनेशन बहुत तरह का होगा, वो हम लोग आगे की ओर बात करेंगे हम लोग उसको, ठीक है। अभी मोटा मोटी बात को समझते हैं कि कार्बोकेटायन का इंटरमीडिएट कहां कहां बन सकता है, फ्री रेडिकल का इंटरमीडिएट कहां कहां बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट ऑफ रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको यूज हम लोग बार बार करेंगे रिएक्शन के दौरान, ठीक है। क्योंकि रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो मैंने बताया था आपको अभी, या स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर मैंने बताया था वो क्या था? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपेरिजन टू 2 डिग्री इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री। अभी जस्ट आपको मैं बताया था स्टेबिलिटी के आधार पे, ठीक है। अब यहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज अ 1 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या है? 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और अगर आप नोटिस करें तो इस कंपाउंड में क्या 1 डिग्री से ज्यादा डिग्री है कि नहीं है? देख सकते हैं। ये वाला कितना डिग्री था सर? 1 डिग्री था। ये वाला कितना डिग्री था? 2 डिग्री था। ये कितना डिग्री था? तो 1 डिग्री था। यानी 1 डिग्री से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? 2 डिग्री वाला। रिएक्टिविटी ऑर्डर ये लिखा हुआ है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो 1 डिग्री से ज्यादा रिएक्टिव है 2 डिग्री, तो ये पॉजिटिव चार्ज को 2 डिग्री पे लाने के लिए इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करानी होगी यहां पे। अब जैसे इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कराओगे आपके पास बन जाएगा क्या? CH3CH, और यहां पे पॉजिटिव, और ये हो गया CH3, है ना। यानी अब जो कार्बोकेटायन बना वो कौन सा बना बेटा? तो 2 डिग्री वाला बना। और हमेशा याद रखना 2 डिग्री कार्बोकेटायन दिस विल बी मोर रिएक्टिव। ये क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव होते हैं इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो अगर रिएक्टिविटी के आधार पे सोचेंगे ना तो भी कार्बोकेटायन का खेल आएगा। ज्यादा रिएक्टिविटी होगी उसके तरफ इसकी मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और एक बात याद रखना कि रीअरेंजमेंट वाली जो रिएक्शन होती है ना, वो मोस्ट ऑफ द केस पर 90% केस पर कार्बोकेटायन के साथ ही देखने को मिलेगा। रीअरेंजमेंट कार्बो एनायन में नहीं होता, फ्री रेडिकल वाले में नहीं होता, लेकिन कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है। रीअरेंजमेंट किस आधार पे हम लोग बात कर रहे हैं कि सर माइग्रेशन के आधार पे। आपने यहां पे किसकी शिफ्टिंग की? हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की आपने यहां पे। किसकी शिफ्टिंग की? हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की। लेकिन अगर मान लो मैं यहीं पे कुछ और एग्जांपल सोचूं तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो मैं ऐसा ले लिया, CH3 है सर, CH है, यहाँ पे CH3 है, यहां पर आपके पास CH2, और ये हो गया प्लस। मैं क्या करता हूं कि हाइड्रोजन को थोड़ा सा यहां से हटा करके और ऊपर की तरफ लिख देता हूं, यहां पे लिख दिया। अब जरा सोचें कि सर ये कितना डिग्री कार्बोकेटायन है? 1 डिग्री कार्बोकेटायन। डिग्री निकालना मैं सिखा दिया हूं आपको। तो ये कितना डिग्री कार्बोकेटायन है बेटा? 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब देखना होगा क्या यहां पे 1 डिग्री से ज्यादा डिग्री वाले कार्बोकेटायन है क्या? क्योंकि ज्यादा डिग्री वाला होगा तो वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे। तो सर ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, लेकिन ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री है। तीनों साइड से कार्बन अटैच है ना, 3 डिग्री हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव 1 डिग्री से ज्यादा अच्छा कहां पे लगेगा? 3 डिग्री पे लगेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी 1 से ज्यादा 2 और 2 से ज्यादा क्या होता है? 3 होती है। तो 3 वाले हाइड्रोजन को उठा करके माइग्रेट कर देंगे 1 डिग्री के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट निकल करके आ जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये कार्बोकेटायन कैसा हो गया? 3 डिग्री हो गया। और हमेशा याद रखना 3 डिग्री कार्बोकेटायन ये ज्यादा रिएक्टिव होती है इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री, ठीक है। इसीलिए मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है। तो पहले जरा इसको कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को, ठीक है। आगे की ओर अगर बढ़ते हैं बेटा हम लोग, नेक्स्ट एक और रिएक्शन, ऐड ऑफ एल्कीन टू फॉर्म अ बिगर कार्बोकेटायन। किसी एल्कीन में कार्बोकेटायन ऐड करके आप चाहें तो भाई कार्बोकेटायन को लार्ज कार्बन के साइज का बना सकते हैं। कैसे? आप देख सकते हैं।
ये है आपके पास कार्बोकेटायन, और ये क्या है बेटा, तो सर एल्कीन है। अगर मैं बोलूं ऐसा कि इस बॉन्ड को मैंने इधर फ्लिप कर दिया, कैसे फ्लिपिंग ऑफ पाई बॉन्ड होती है वो हम लोग आगे देखेंगे, है ना। तो जैसे दिए, मान लो ये पार्शियल पॉजिटिव था और ये आपके पास पार्शियल नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया आपके पास सेकंड। तो क्या बना, ये हो गया सर RCH2, ये वाला हो गया RCH2, इस CH2 से जुड़ा, ये हो गया सर CH2, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, डबल से सिंगल हो गया ना, फिर ये हो गया आपके पास CH और ये हो गया आपके पास R और यहां पर हो गया पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं कार्बोकेटायन एल्कीन के साथ रिएक्ट करके कार्बन की चेन की संख्या को बढ़ा चुका है। तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ये भी आपके पास कार्बोकेटायन है। तो कार्बोकेटायन का कितने रिएक्शन हुए, सबसे पहला रिएक्शन ये हुआ कि न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन कर सकता है, दूसरा एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन करा के एल्कीन बना सकता है, तीसरा रीअरेंजमेंट कर सकता है जिससे रिएक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है, चौथा कार्बोकेटायन एल्कीन से रिएक्ट करके एक नया कार्बोकेटायन बना सकता है जिसमें कार्बोकेटायन की कार्बन नंबर क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसको कॉपी करें, फिर हम लोग बढ़ते हैं कार्बोएनाइन की तरफ। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कार्बोएनाइन। कार्बोएनाइन कैसे सोचेंगे, देखो जरा, कार्बन में क्या होगा बेटा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होंगे, तो कार्बोएनाइन की बात करेंगे हम लोग। कार्बोएनाइन को आप चाहो तो ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो कार्बोएनाइन को, ये हो गया आपके पास नेगेटिव चार्ज, दिस इज कार्बोएनाइन, है ना। अब इसमें अगर आप नोटिस करें तो यहां पर भी बॉन्डिंग साइड कितना है, 1, 2 and 3। तो आप इसको भी नाम क्या दे रहे हैं, दिस इज ट्राइवेलेंट। क्या नाम दे रहे हैं, ट्राइवेलेंट नाम दे रहे हैं। अब पकड़ में आ रहा होगा कैसे मैं लिख रहा हूं। इसके बाद अगर आप नोटिस करें तो यहां पर ऑक्टेट जो है ना बेटा, ऑक्टेट यहां पे बेटा कंप्लीट है। क्यों ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में आपके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 हो गया और 2 यहाँ पर हो गया, कितना, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसका स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। मतलब कह सकते हैं दिस आल्सो बी अ लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल भी है और साथ में इसकी रिएक्टिविटी क्या है, काफी ज्यादा है, मोर रिएक्टिव आप कह सकते हैं। इसके बाद अगर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात अगर करें, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें, कितना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो, 2, 4, 6, कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं आपसे पूछूं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 कर दो। अच्छा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 पेयर हो गए, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद अगर मैं यहां पे बात करता हूं, अगर मैं यहां पे बात करता हूं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, किसकी बात करता हूं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना, 2, 4, 6 और 2, 8, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां से आप चाहें तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, सिग्मा बॉन्ड पहले चेक करना पड़ेगा आपको, कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर कितना है बेटा, तो 1 है आपके पास। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, लोन पेयर की मैं बात कर रहा हूं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना था, 2 था, लेकिन लोन पेयर कितना था, तो 1 था। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल फाइंड आउट करना है तो सिग्मा प्लस क्या हो गया, लोन पेयर वैल्यू हो गया 4, हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा sp3। और आपको पता है कि sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, लेकिन यहां पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन देखने को मिलेगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन देखने को मिलेगा, जिसके वजह से इसका बॉन्ड एंगल जो होगा 160 डिग्री के बराबर या 160 डिग्री से कम होता है ना। क्यों ऐसा होगा, ड्यू टू बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर रिपल्शन। आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जा चुका है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होने की वजह से उसकी बॉन्ड एंगल कम हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, तो यहां पे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के बजाय 160 डिग्री के बराबर देखने को मिलेगा या फिर 160 डिग्री से कम देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ इसके बाद हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक कैरेक्टर को अगर डिस्कस करें तो देखो यहाँ पे पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है। सर ये पेयर है मतलब कैसा बिहेव हो रहा होगा, डायामैग्नेटिक की तरह बिहेव हो रहा होगा। और आपको पता है कि अगर डायामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट भी चलो सर मिल गया। इसके बाद स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी आप चेक कर लें, यहां से क्या चेक कर लें, स्पिन मल्टीप्लिसिटी।
सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सर एक भी नहीं है ना, ये भी पेयर है, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, सब पेयर है, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू 0 मिल जाएंगे इसका। यानी अगर 2s + 1 निकालते हैं तो क्या होगा? 2 इंटू 0 + 1, यानी वैल्यू मिला 1, और 1 के लिए आप बोलते हैं बेटा सिंगलेट इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? सिंगलेट इंटरमीडिएट। तो ये सिंगलेट इंटरमीडिएट का टाइप है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो सर कार्बो एनायन किस टाइप की क्लीवेज से बनता है? बताओ बताओ बताओ। तो ये हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से बनता है। किससे बनता है? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से मिलकर के बनता है। होमोलाइटिक से क्या बनता है? होमोलाइटिक से बनता है फ्री रेडिकल। हेट्रोलाइटिक से बनता है कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन, ठीक है। तो ये सारी चीजें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है आपके कार्बो एनायन के केस में। आप इसको देखो, लिखो, उसके बाद फिर हम लोग इसके कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ते हैं यहां पर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो एनायन। कार्बो एनायन बनाने का क्या क्या तरीका है आपके पास? पहला तरीका है कि व्हेन अ ग्रुप और एटम डिपार्ट फ्रॉम अ कार्बन एटम विदाउट इट्स बॉन्डिंग पेयर। सिंपल सा बात कह रहा है कि अगर मान लो किसी कंपाउंड से आप किसी एटम या ग्रुप को बाहर निकालते हैं तो वैसे सिचुएशन में कार्बो एनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी। कैसे होगा जरा देखो। अगर मान लो मैं क्या करूं कि इस वाले बॉन्ड को इस कार्बन को दे दिया, जैसे कार्बन को दिए तो सर हाइड्रोजन एटम या H+ आयन ये बाहर निकल जाएगा आपके पास। तो क्या बन सकता है? RCH2- और क्या बन सकते हैं? तो सर H+ बन सकते हैं। देखो कार्बो एनायन बन गया। अगेन आप यहां पे करें, देखो ये नेगेटिव को मैं यहां पे शिफ्ट किया, ये वाला बॉन्ड ले गया R, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया बेटा सेकंड, क्योंकि कार्बन की यहां 5 बॉन्ड हो जाएगी ना। अगर आप इस नेगेटिव को यहां देते हैं और इस बॉन्ड को नहीं निकालते हैं तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे डबल आ जाएगा, यहां डबल हो जाएगा, यहां सिंगल हो जाएगा, टोटल कार्बन की 5 बॉन्ड हो जाएगी। कार्बन की 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं होती है, तो उससे बचने के लिए इस R को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो बन जाएगा R- और इसके साथ हो जाएगा सर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर किसी कंपाउंड से एटम को बाहर करते हैं, ग्रुप को बाहर करते हैं, प्रोटॉन को बाहर करते हैं, तो वैसे सिचुएशन में आपका कार्बो एनायन मिल जाएगा, ठीक है। और भी क्या क्या तरीके हैं बेटा कार्बो एनायन बनाने का? तो एक और तरीका हमारे पास दिख रहा है कि व्हेन अ नेगेटिव आयंस अटैक्स ऑन अल्काइन, जैसे X- है, तो X- एक नेगेटिव आयन है। अगर इसको मैं अल्काइन में अटैक करा दूं, जैसे मान लो इस वाले X- को मैं यहां पर अटैक करा दिया, तो ये वाला बॉन्ड कौन खींच लेगा? सर ये C खींच लेगा, है ना, क्योंकि ये बॉन्ड जैसे ही यहां पे दिया तो सर ये पॉजिटिव बना होगा ना, पार्शियल पॉजिटिव वाला, तो सर ये पार्शियल नेगेटिव वाला बना होगा ना, तो ये बॉन्ड कौन खींच लेगा? कार्बन। तो कार्बन में डेवलप हो गया नेगेटिव, यहां पर हो गया सर X। देखो कार्बन में क्या बन गया? नेगेटिव चार्ज बन गया। दिस इज अ कार्बो एनायन। क्या बन गया बेटा? कार्बो एनायन बन गया। तो कार्बो एनायन बनाने का ये 2 तरीका अभी मैंने आपको बताया, जिसमें कि आपका पहला तरीका था एटम को बाहर करो या ग्रुप को बाहर करो, या फिर आप दूसरा तरीका ले सकते हैं, कोई भी नेगेटिव आयंस को हम लोग अल्काइन में अटैक करा देते हैं तब भी कार्बो एनायन बन जाता है। कॉपी करो, बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, अगला एक और रिएक्शन है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग बेस जैसे RO- ले लिए, अब RO- जैसे इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, आप ध्यान देना यहाँ पे एक चीज, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, SB को मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। ये बेस है माइनस के फॉर्म में, तो यहाँ पे अगर मैं प्लस दे दूं, ये प्लस हो गया। अच्छा यहाँ पे एक चीज को ध्यान देना, दिस इज अ कीटोन, ये क्या है बेटा? कीटोन है। और कीटोन वाला कार्बन से सटा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या होते हैं? दिस इज एसिडिक नेचर का होता है। याद रखना हमेशा, ये सब एक्सप्लेन करेंगे हम लोग आगे कि अल्फा कार्बन एसिडिक क्यों होता है। अभी सिर्फ हम लोग कार्बो एनायन बनाने के बारे में सीख रहे हैं कि कैसे बन सकता है। तो अल्फा कार्बन ज्यादा एसिडिक होता है, तो ये एसिडिक है तो ये बेस के साथ कंबाइन करेगा, और आपको पता है कि अगर एसिड है तो उसके पास H+ निकालने की संभावना है, तो ये H+ निकाल देगा, ये वाला बॉन्ड कार्बन ले जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा RC≡O, यहां पर हो गया CH2- और ये हो गया आपके पास ROH। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप में अटैक करता है तब भी आपके कार्बो एनायन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इस वाले केस में भी आप देख सकते हैं, देखो ये नाइट्रो ग्रुप है, तो नाइट्रो ग्रुप के N से सटा हुआ कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन।
और अल्फा कार्बन क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो वो एसिडिक नेचर का है तो ये आरओ माइनस इस एसिड वाले हाइड्रोजन से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब ये प्लस है और ये वाला क्या है, माइनस है। तो ये H प्लस के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो बनेगा आपके पास CH2 माइनस, ये हो गया आपके पास NO2 और साथ में बन गया आपके पास क्या बेटा, ROH बन गया। तो ये भी आपके पास क्या बन गया, कार्बन आयन बन गया। ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे एसिडिक काम करेगा, वो सारी चीजें होगी, इसलिए आपको घबराना नहीं है, बस आपको देखते चलना है कि किस तरीके से रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, किस टाइप की रिएक्शन में आपको कौन सा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करानी है। ठीक है, नाउ इसके बाद अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन की बात करूं तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन आप रेजोनेंस इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इसको इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना इसको आप हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन के लिए आप रेजोनेंस का इस्तेमाल करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के माध्यम से कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी चेक नहीं होती है। और स्टेबिलिटी अगर आप जनरल देखें थोड़ा सा तो कार्बो एनायन 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद क्या होगा, 3 डिग्री होगा, जो कार्बोकैटायन से ठीक क्या होंगे बेटा, उल्टे होंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी करें, इसके बाद फिर हम लोग मूव करते हैं कुछ रिएक्शंस की तरफ। ठीक ना, नेक्स्ट अगर हम लोग रिएक्शन की तरफ बढ़े, रिएक्शन ऑफ कार्बो एनायन, कार्बो एनायन की क्या क्या रिएक्शन पॉसिबल है। सबसे पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन विथ प्रोटोन। अगर मान लो हमारे पास बेटा R माइनस है, दिस या कार्बो एनायन, ये क्या है, कार्बो एनायन है, और सामने अगर हमारे पास कोई प्रोटोन रखा हुआ है जैसे H प्लस है, दिस या प्रोटोन, तो ये जो माइनस है इस प्लस के साथ कंबाइन कर सकता है और RH बना सकता है। तो पहला चीज तो ये है कि अगर कार्बो एनायन है तो किसी भी प्रोटोन के साथ ये कंबाइन कर सकता है और प्रोडक्ट बना सकता है, ये पहली चीज हो गई। दूसरा रिएक्शन क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी ये करवा सकता है। जैसे अगर मान लो हमारे पास बेटा R माइनस है और हमारे पास एक RH, दिस इज अल्काइल हैलाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। अब R माइनस जो है इसमें X को डिस्प्लेस करेगा, कैसे कि सर ये R हो गया प्लस और X हो गया माइनस, क्योंकि X यानी हैलोजन और हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब ये नेगेटिव अटैक करेगा, यहां पर ये वाला बॉन्ड खींच लेगा X, तो बन जाएगा क्या, R और X माइनस आपका बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हैं, तो देख सकते हैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ सर, X माइनस का डिस्प्लेसमेंट हुआ बाय द हेल्प ऑफ R माइनस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी ये करवा सकता है। तीसरा है अटैक्स ऑन कार्बोनाइल, ये किसी कार्बोनाइल पे भी अटैक कर सकता है। कैसे कार्बोनाइल पे अटैक होगा जरा वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास कार्बोनाइल है, C डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास कार्बोनाइल है। अगर मैं यहाँ पे R माइनस कोई भी लेकर के आ जाऊं, जिससे कार्बो एनायन, आपको पता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा, तो कार्बन में क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा। अब आप मुझे बता दो ये R माइनस कहां अटैक करेगा, सर ये वाला प्लस पर, जैसे अटैक करेगा तो बॉन्ड ऑक्सीजन खींचेगा ना आपका, ये फर्स्ट हुआ सर और ये क्या हुआ, सेकंड हुआ, तो आपके पास बना कुछ ऐसा, ये क्या बन गया, ऐसा बन गया। ठीक है, तो ये इतने प्रकार के रिएक्शन कार्बो एनायन करवाते हैं। ठीक है, तो पहले इसको जरा कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इंटरमीडिएट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बढ़े बेटा हम लोग, नेक्स्ट इंटरमीडिएट है कार्बिन। कार्बिन क्या है, कार्बिन को पहले लिखे हम लोग, इट इज अ न्यूट्रल कार्बन स्पीसीज, न्यूट्रल कार्बन स्पीसीज in which carbon is bonded with two monovalent atom and carries a two non-bonding electron, non-bonding electron। ठीक है,
इसका मतलब क्या है, देखो जैसे कार्बन की बात अगर करते हैं तो कार्बन में हमारे पास टोटल 4 वैलेंसी होती है। कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। अब 4 वैलेंसी में से कोई भी 2 वैलेंसी मोनोवैलेंट एटम से कनेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम है, यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम, और साथ में 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कार्बिन जो होता है वो कार्बिन 2 मोनोवैलेंट एटम के साथ कनेक्ट होगा और साथ साथ वहां पे 2 फ्री नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो इसके लिए बेटा हम टर्म यूज करेंगे कार्बिन का। जैसे अगर मान लो मैं ऐसा यूज किया, मान लो ये कार्बन है, कार्बन की आपके पास टोटल 4 वैलेंसी होती है, तो 4 वैलेंसी में से 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से मैंने कनेक्ट कर दिया। आपको पता है कि हाइड्रोजन एक मोनोवैलेंट स्पीसीज है। इसके लिए भी हम टर्म क्या यूज करेंगे? कार्बिन का टर्म यूज करेंगे। ठीक है, बस यहां पे क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रोकार्बिन आप इसको कह सकते हैं। साथ में लेकिन ध्यान देना, यहां पे 2 ही मोनोवैलेंट से कनेक्ट होगा और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे आपके पास। ठीक ना? जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो ये हमारे पास कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी अवेलेबल है। 4 वैलेंसी में 2 वैलेंसी किसी मोनोवैलेंट एटम से कनेक्ट हो सकता है। जैसे मैं क्लोरीन की बात कर लेता हूं, 2 मोनोवैलेंट से कनेक्ट रहा और 2 यहां पे फ्री नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहे, तो आप इसको भी कार्बिन कह सकते हैं। लेकिन इसको आप चाहें तो डाइक्लोरोकार्बिन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डाइक्लोरोकार्बिन कह सकते हैं। अब ये जो कार्बिन होता है बेटा, ये जो कार्बिन होता है, ये कार्बिन 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक को कहते हैं बेटा हम लोग सिंगलेट कार्बिन। क्या बोलते हैं? सिंगलेट कार्बिन एक को कहते हैं। फिर एक को कहते हैं बेटा हम लोग ट्रिपलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, अब ये दोनों कार्बिन में क्या क्या डिफरेंस है उससे पहले आप इसको कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग इन दोनों के बीच में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। ठीक ना? चलिए, तो अगर हम लोग सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन के बीच में कंपैरेटिव स्टडी करें, अब देखो सिंगलेट कार्बिन क्या है, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं क्या होता है। तो लिख सकते हैं द कार्बिन in which both the non-bonding electron lies in same orbital with opposite spin. ये क्या है, इसको जरा समझ लें। मान लो ये आपके पास कार्बिन के लिए कार्बन मैंने कनेक्ट किया, यहां पर आपके 2 मोनोवैलेंट एटम कनेक्ट है। एक ऑर्बिटल यहां दे दो, एक ऑर्बिटल यहां दे दो और एक ऑर्बिटल यहां दे दो। ठीक है, क्या कह रहा है? सिंगलेट आप कब बोलोगे? जो यहां पे मोनोवैलेंट है और यहां पर भी क्या है? मोनोवैलेंट है। ठीक है, अब सिंगलेट आप कब बोलोगे? जब दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिटल में होना चाहिए। या तो इसमें रहे, या तो इसमें रहे, या तो इसमें रहे, तीनों में से किसी एक में रहेगा दोनों इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। जैसे एक रहेगा क्लॉकवाइज से तो दूसरा रहेगा एंटी क्लॉकवाइज से। आप यही चीज को यहां पे भी लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दे करके। यहां भी लिख सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को लेकर के। ठीक है, तब इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे सिंगलेट कार्बिन का। ट्रिपलेट कब होगा? तो ट्रिपलेट हम लोग बोलते हैं कब? द कार्बिन in which non-bonding electron lies in 2 different orbitals with same spin। देख लो बाबू, बहुत बड़ा खेला है यहाँ। जो दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिटल पर होगा और उन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होगी वो सेम होगी। दोनों क्लॉकवाइज ले सकते हैं या दोनों एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं। जैसे ये कार्बिन है, ये मोनोवैलेंट एटम हो गया, एक ऑर्बिटल यहां दे रहे हैं, एक ऑर्बिटल यहां दे रहे हैं, एक ऑर्बिटल यहां दे रहे हैं, 3 ऑर्बिटल हो गया। यहां पर आपके पास मोनोवैलेंट एटम मान लेते हैं ऐसा। अब यहां पे 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेके चलना है अलग अलग ऑर्बिटल पे विथ सेम स्पिन। जैसे सर यहां क्लॉकवाइज है तो यहां भी आपको क्लॉकवाइज देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है ट्रिपलेट और ये कहलाता है सिंगलेट। अब सवाल ये आता है कि सर इसको सिंगलेट क्यों और इसको ट्रिपलेट क्यों? तो ये जवाब में आता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का।
स्पिन मल्टीप्लिसिटी जरा सोचो। जैसे अगर मैं एस निकालू यहां से, एस कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहां पे अनपेड एक भी नहीं है तो 0 हो जाएगा, एस का वैल्यू 0 आ गया। यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, 2s + 1 से। तो क्या हो गया, 2 इंटू 0 + 1, यानी कितना मिला, 1 मिला। और 1 मिला तो क्या बोलेंगे बेटा, सिंगलेट बोलेंगे। इसलिए इसका नाम पड़ रहा है क्या, सिंगलेट बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना मिलता है आपका, 1 मिलता है। लेकिन अगर इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखें तो 1/2 और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2, तो वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखो कैसे निकालते हैं बताओ। तो 2s + 1 हो गया, तो 2 इंटू एस कितना, 1 + 1 हो गया, वैल्यू कितना मिल गया, 3। और 3 के लिए आप क्या बोलते हैं, तो ट्रिपलेट बोलते हैं। अब बात समझ में आ गया होगा सिंगलेट कैसा है और ट्रिपलेट कैसा है। दोनों के बीच में थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट डिफरेंस देख लेते हैं, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस हो सकता है देखो। तो सबसे पहली बात, ये दो तरफ से बॉन्डिंग कनेक्ट कर रहा है तो आप इसको बाइवेलेंट नाम दें, क्योंकि दो तरफ से बॉन्डिंग बना रहा है तो बाइवेलेंट हो गया। यहां पे भी देखें तो दो ही तरफ से बॉन्डिंग बना रहे हैं, मोनोवेलेंट एटम हो रहा ना, ये भी क्या हो गया आपके पास, बाइवेलेंट हो गया। ये भी कैसा हो गया, बाइवेलेंट हो गया। इसके बाद अगर मैं बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन देखूं तो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर अगर यहां पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखूं, क्या देखूं बेटा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखो कितना है, देखो तो 2 4 और 2 यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गया यहां पर। फिर यहां पे अगर हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखें, बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, यहां भी कितना होगा, 4 ही होगा, 2 मोनोवेलेंट एटम कनेक्ट है ना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखें, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहां पे कितना है, देखो तो 2 2 4 और यहां पे 2 6, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी सेम है। फिर लोन पेयर अगर चेक करें आप, यहां पे लोन पेयर कितना है, एक लोन पेयर है, और एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा, तो 0 हो गया। लोन पेयर है ही नहीं ना, ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है। अब यहां पे लोन पेयर कितना मिला आपके पास, 1 मिला, और यहां पे लोन पेयर कितना मिला, तो 0 मिला। हाइब्रिडाइजेशन निकालो जरा, हाइब्रिडाइजेशन देखो। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिग्मा प्लस लोन पेयर देखो, सिग्मा कितना है चेक करो तो, सिग्मा हो गया सर 2 और लोन पेयर हो गया 1, तो सिग्मा हो गया सर 2 और लोन पेयर हो गया 1। हाइब्रिड ऑर्बिटल देखेंगे तो 2 और 1 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल जाएगा, sp2 आ जाएगा। अब sp2 आ गया तो ज्योमेट्री कैसा होगा, प्लेनर होगा, आपको पता है इसका ज्योमेट्री क्या होगा, प्लेनर ज्योमेट्री होगा, या फिर प्लेनर स्ट्रक्चर ले सकते हैं। लेकिन अगर यहां पे हाइब्रिडेशन चेक करें, आप क्या देख रहे हैं हम लोग, यहां पे हाइब्रिडेशन देख रहे हैं तो सिग्मा यहां पे कितना हो गया, 2 हो गया सर। लोन पेयर कितना हो गया, 0 हो गया। लोन पेयर कितना हो गया, 0 हो गया। तो वैसे सिचुएशन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना वैल्यू आता है, 2, और हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल जाएगा, sp मिल जाएगा। और sp के केस में स्ट्रक्चर कैसा बनता है, लीनियर। इसका मतलब ट्रिपलेट वाला जो कार्बन है उसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं दिखेगा, कैसा दिखेगा बेटा, कार्बन इधर, मोनोवेलेंट इधर, मोनोवेलेंट इधर, एक ऑर्बिटल यहां, एक ऑर्बिटल यहां, एक ऑर्बिटल यहां, एक ऑर्बिटल यहां, समझ रहे हैं। तो यहां पर हो गया एक अनपेयर्ड और यहां पर हो गया एक अनपेयर्ड। दिस इज अ करेक्ट एंड दिस इज अ रॉन्ग। ये कैसे पता चला, जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा स्ट्रक्चर दे रहा है, लीनियर। ये वाला स्ट्रक्चर सही मिलेगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर में कैसा है, ट्राइगोनल है। समझ पा रहे हैं बात को। चलिए बहुत बढ़िया, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या और कंपेयर कर किया जा सकता है, यहां से देख लो जरा। हाइब्रिडाइजेशन कंपेयर हो गया। इसके बाद अगर हम लोग चेक करते हैं यहां पे मैग्नेटिक कैरेक्टर को, तो पेयर 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 सब पेयर था, तो सर ये डायामैग्नेटिक है। कैसा है बेटा, डायामैग्नेटिक है। और डायामैग्नेटिक होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। जबकि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है
ये कैसा बिहेव करेगा, पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, है कि नहीं। म्यू निकालो जरा यहां से, मैग्नेटिक मोमेंट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, वैल्यू कितना मिल जाएगा, √8 बॉन्ड मैग्नेट्रॉन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे जो बड़ा इंपॉर्टेंट निकल करके सामने आता है। सिंगलेट वाला जो होता है ना बेटा, जो सिंगलेट वाला होता है ये हमेशा लेस स्टेबल होता है। ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, जबकि ट्रिपलेट वाला क्या होता है, दिस इज अ मोर स्टेबल। क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आपका कार्बीन को लेकर के। पहले जरा इसको आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। कार्बीन कैसे बन सकता है, तो कार्बीन बनाने के लिए थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाइजोमीथेन और कीटोन को सोच सकते हैं। डाइजोमीथेन कैसा होगा, जैसे CH2 और N2 हो गया, दिस इज डाइजोमीथेन। ये क्या है बेटा, दिस इज अ डाइजोमीथेन, डाइजोमीथेन। अब इसको थर्मल डिकम्पोज करना मतलब सिंपल हिट कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास CH2 और साथ में हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, दिस इज अ कार्बीन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाइजोमीथेन करेंगे तो कार्बीन बन जाएगा आपका। अगर आप कीटीन लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, कीटीन, दिस इज अ कीटीन, है ना। कीटीन अगर लेकर के चलते हैं और इसको भी हम लोग थर्मल डिकम्पोज करते हैं, इसके लिए टर्म क्या है बेटा, कीटीन नाम है ना इसका, कीटीन, कीटोन नहीं कीटीन। तब भी थर्मल डिकम्पोज करेंगे तो यहां से ये टूट जाएगा, आपके पास बनाएगा कार्बीन और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज अ कार्बीन। ये भी है बनाने का। फिर एक और तरीका है बनाने का, डिकम्पोजिशन ऑफ डाइआयोडोमीथेन। डाइआयोडोमीथेन कहने का मतलब CH2 और I2, दिस इज अ डाइआयोडोमीथेन, डाइआयोडोमीथेन। ठीक है, अब इसको भी आप थर्मल डिकम्पोज कर दो। जैसे थर्मल डिकम्पोज करोगे तो I2 अलग हो जाएगा और CH2 डॉट ही अलग हो जाएगा। इसके लिए भी हम टर्म क्या यूज करेंगे, तो कार्बीन का टर्म यूज करेंगे। एक और रिएक्शन है, लेकिन पहले इसको कॉपी करो, उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। चलिए एक और रिएक्शन है, उसको भी जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास, बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्लोरोफॉर्म कैसे सोच सकते हैं, Cl 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 और ये हो गया आपके पास हाइड्रोजन, दिस इज अ क्लोरोफॉर्म। क्या बेटा, क्लोरोफॉर्म। अब इस क्लोरोफॉर्म को मैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवा दिया, जैसे RO-। अब मैं क्या करूं कि हाइड्रोजन पे तो प्लस चार्ज होता है, आपको पता है, कार्बन पे क्या मिल जाएगा, माइनस चार्ज मिल जाएगा। अब देखो जरा, ये वाला माइनस जो है H+ के साथ जुड़ेगा तो ये वाला बॉन्ड कौन खींचेगा, कार्बन खींचेगा, है ना। तो आपके पास क्या बना, यहां पे हो गया Cl, यहां हो गया Cl, यहां हो गया Cl, ये हो गया माइनस और साथ में रिलीज कर गया बेटा यहां पे ROH अल्कोहल। नाउ अब क्या करेंगे कि यहां से एक Cl- को बाहर करेंगे। Cl- कैसे बाहर होगा, यहां से ये वाला बॉन्ड को Cl को अगर मैं दे दूं तो Cl- बाहर हो जाएगा, ये वाला माइनस लेकर के, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे Cl और यहाँ पे हो गया लोन पेयर। ये इसका नाम होगा डाइक्लोरोकार्बिन। क्या नाम होगा बेटा, डाइक्लोरोकार्बिन नाम होगा। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है जिससे कि हम लोग कार्बिन बना सकते हैं। तो पहले इसको कॉपी कर लो, उसके बाद इसकी कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं। चलिए बच्चों, तो इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग फॉर्मेशन के बाद रिएक्शन ऑफ कार्बिन, ये कार्बिन की क्या क्या रिएक्शन हो सकती है। तो पहला फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन, आप इससे साइक्लिक कंपाउंड बना सकते हैं। कैसे, इसके लिए आपको कंसीडर करना होगा एल्कीन। एल्कीन ले लिए। अब क्या करेंगे कि यहां पर बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे हम लोग, यहां से देखना ध्यान से एकदम, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हमने इसके बॉन्ड को 20 से कट कर दिया। ऐसे जैसे इलेक्ट्रॉन को हटाए, बॉन्ड को जैसे आपने तोड़ा तो आपके पास कुछ ऐसा बना, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर और 1 इलेक्ट्रॉन सर यहां पर, इस वाले बॉन्ड को तोड़ दी। अब यहीं पे मैं कार्बिन लेकर के आ रहा हूं कुछ इस तरीके से, CH2 ये हो गया डॉट और ये हो गया, ये कार्बिन है आपका। अब ये वाला जो डॉट है इसके साथ कंबाइन कर सकता है, ये वाला डॉट इसके साथ कंबाइन कर सकता है। तो जैसे ये कंबाइन किया तो आपके पास रिजल्ट क्या बना, आपके पास सर रिजल्ट बन गया एक साइक्लिक कंपाउंड CH2 वाला, दिस इज अ साइक्लोएल्केन। तो पहला तो रिएक्शन यही है कि कार्बिन को यूज करके आप
साइक्लोएल्केन बना सकते हैं। ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज ये है कि कार्बिन को किसी भी हाइड्रोकार्बन में कनेक्ट करके उसके चेन को लंबा कर सकते हैं। कैसे होगा जरा देख सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है ये CH3, ये है CH2 और ये है आपके पास CH3, ऐसा ले लेता हूं और एक कार्बिन में यूज कर दिया यहां पे CH2 इस तरीके से, है ना। कैसे सोचेंगे इसको जरा देखो तो। अगर मान लेते हैं कि ये जो हाइड्रोजन वाला है ना, ये जो हाइड्रोजन है इसको मैं फ्लिप करके ऊपर लिख देता हूं ऐसे। अब फिर से अगेन इस वाले बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया। जैसे आप इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो कैसा बना, CH2 CH2 CH3 CH2, ये हो गया आपके पास CH2, ये हो गया डॉट, है ना, और फिर हो गया यहां पे हाइड्रोजन के साथ डॉट। अब मैं खेल रहा हूं यहां से देखो, ऊपर वाला डॉट मैंने ऊपर वाले हाइड्रोजन को दिया और नीचे वाला डॉट हमने नीचे वाले कार्बन को दिया। तब आपके पास रिजल्ट क्या बना, आपके पास यहां कुछ रिजल्ट ऐसा बन जाएगा, ये वाला डॉट इस डॉट के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2। अब देखना जरा, ये वाला डॉट किसके साथ जुड़ रहा है, इस वाले डॉट के साथ, तो एक वाला डॉट इसके साथ जोड़ दो और एक वाला डॉट इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, मतलब यहां पे दे दो ऐसा। देखो चेन लॉन्ग हो गया ना आपका, पहले 3 कार्बन था, अब कितना हो गया, 4 कार्बन। ठीक है, तो पहले इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग एक और इंटरमीडिएट डिस्कस करते हैं। बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रीन। नाइट्रीन भी एक इंटरमीडिएट होता है, जिसमें नाइट्रीन को ऐसे दिखाते हैं हम लोग, नाइट्रीन को ऐसे दिखाएंगे, दिस इज नाइट्रीन। नाइट्रीन क्या है, इट इज अ न्यूट्रल नाइट्रोजन स्पीसीज, न्यूट्रल नाइट्रोजन स्पीसीज, स्पीसीज in which nitrogen is bonded with one monovalent atom. One monovalent atom carries 4 non-bonding electron, carries 4 non-bonding electron, non-bonding electron। ठीक है, मतलब ये भी आपके पास न्यूट्रल ही स्पीसीज है लेकिन नाइट्रोजन का। जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन हो गया, एक मोनोवैलेंट से ये कनेक्ट होगा और 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे अगर मान लो ऐसा भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ N हो गया, यहाँ पे 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी नाइट्रीन है आपके पास। फिर अगर मैं बोलूँ यहाँ पे Cl है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये भी नाइट्रीन आपका हो जाएगा, है ना। अब सिमिलरली कार्बिन के तरह ही नाइट्रीन भी हमारे पास 2 प्रकार का होगा। एक को कहेंगे बेटा सिंगलेट नाइट्रीन, क्या बोलेंगे बेटा, सिंगलेट नाइट्रीन, और दूसरा हम लोग यहां पर बोल लेंगे क्या, ट्रिपलेट नाइट्रीन, ट्रिपलेट नाइट्रीन। ठीक है, सिंगलेट नाइट्रीन और दूसरा क्या होगा, ट्रिपलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन में क्या डिफरेंस हो सकता है। सबसे पहले अगर मैं लिखूं यहां पे नाइट्रीन, नाइट्रीन in which 4 non-bonding electron, 4 non-bonding electron lies in 2 different, lies in 2 orbital कर दो, 2 orbitals with opposite spin, with opposite spin। जैसे एग्जांपल इसको सोचो, कैसे आप सोच सकते हैं इसको। अब इसको कैसे सोच सकते हैं आप, जैसे नाइट्रोजन ये हो गया, मोनोवैलेंट एटम ये हो गए, मैं यहाँ पे ऑर्बिटल दिखा रहा हूँ, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड और ये हो गया 4। ठीक है, यहाँ पे 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 का 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल पर होगा और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल पर होगा विथ अपोजिट स्पिन। उसी बात को मैंने लिखा है कि नाइट्रीन इन विच 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लाइज इन 2 ऑर्बिटल विथ अपोजिट स्पिन, एक ऑर्बिटल में 2 और दूसरे ऑर्बिटल में 2।
इसके बाद ट्रिपलेट की बात अगर करते हैं तो क्या बोलेंगे इसमें, नाइट्रीन इन विच टू नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन lies in one orbital with opposite spin and two non-bonding electron lies in two different orbitals with same spin। मतलब इसमें केस थोड़ा सा अलग है। जो 4 नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें से 2 नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल पर होगा विथ अपोजिट स्पिन, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, और जो 2 नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचे वो अलग अलग ऑर्बिटल पर होगा, दोनों का स्पिन सेम होना चाहिए। आप ऐसे सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए मोनोवैलेंट है, ये नाइट्रोजन हो गया, एक ऑर्बिटल यहां दिखा है, एक ऑर्बिटल यहां पर, एक ऑर्बिटल यहां पे, एक ऑर्बिटल यहां पर, तो 2 नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल पर होगा विथ अपोजिट स्पिन, है ना, और 2 नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल पर होगा विथ सेम स्पिन। यहां पे स्पिन सेम है और यहां पे स्पिन क्या है, अपोजिट है। दिस इज अ ट्रिपलेट एंड दिस इज अ सिंगलेट। और क्यों सिंगलेट और ट्रिपलेट बोल रहे होंगे, बाय द हेल्प ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करो। जैसे एस की बात करते हैं तो एस कितना है 1/2 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर आप निकालते हैं तो ये क्या हो गया 2 × s+1, दैट इज 2 × 0+1, वैल्यू कितना आया 1। आप इसका नाम क्या दे दिए, सिंगलेट नाम दे दिए। ये पहला हो गया। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें अगर एस फाइंड आउट करेंगे, एस कितना होगा देखो तो 1/2 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, 2 है ना आपके पास, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पर, तो वैल्यू कितना मिल गया 1 मिल गया। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखेंगे हम लोग, स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो क्या हो गया 2s+1, तो 2 × s कितना है 1+1, तो वैल्यू कितना आ गया 3, और 3 के लिए क्या बोलते हैं बेटा, तो ट्रिपलेट बोलते हैं। ये ट्रिपलेट हो गया और ये क्या हो गया आपके पास, सिंगलेट हो गया अकॉर्डिंग टू स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, पहले इसको देखो, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इन दोनों के डायग्राम के आधार पर सोच लो। सबसे पहले एक ही तरफ बॉन्डिंग साइड है तो आप इसको मोनोवैलेंट इंटरमीडिएट नाम देंगे। यहां भी एक ही साइड था बॉन्डिंग का, तो इसको भी आप नाम क्या देंगे, मोनोवैलेंट वाला ही बोलेंगे। दूसरा अगर बात करें हम लोग बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन की, तो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन देखो कितना है यहाँ पे 2 4 6, नहीं ना, बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है पे देखो, तो सिर्फ 2 ही है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देख लो कितना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देख लो कितना है, देखो तो जरा 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है देखो जरा, तो एक पेयर यहां पे, एक पेयर यहां पे, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी लोन पेयर आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, फिर हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप सब एक जैसा है, देख रहे हो ना, बस थोड़ा सा अगर ध्यान से अगर लेक्चर को देख रहे होंगे तो आपको ये पूरा पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन अगर चेक कर ले यहाँ से, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल देखो, सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 था, लोन पेयर कितना था सर 2, वैल्यू कितना आया 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या मिला सर, sp2 मिला। लेकिन यहां पे अगर आप देखें बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है यहां पर, सिर्फ 2 ही है। फिर अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो कितना मिल गया आपके पास, 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन आ गया, देख सकते हैं 2 4 और 2 यहाँ पे हो गया 6 हो गया। लोन पेयर अगर आप देखते हैं तो लोन पेयर कितना मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालते हैं आप, क्या निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिग्मा कितना है 1 और लोन पेयर कितना है 1, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, वैल्यू कितना आ गया 2, हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा sp। ज्योमेट्री कैसा होगा, लीनियर, और इसका क्या होगा, प्लेनर होगा, है ना। ये अलग बात है कि रिपल्शन की वजह से इसका स्ट्रक्चर फाइनली लीनियर ही मिल जाएगा आपका,
अगर आप स्ट्रक्चर भी यहाँ पे लिख देते हैं तो इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर होगा, और इसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होगा, लीनियर ही होगा। लेकिन ध्यान देना हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 है और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या है, sp है, ठीक ना। नाउ इसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर अगर आप देखते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करो, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे थे, पेयर थे, अनपेयर तो एक भी नहीं था ना, तो सारे पेयर्ड थे आपके पास, तो ये कैसा बिहेव करेगा, डायामैग्नेटिक की तरह। और अगर डायामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर, 0 के बराबर होगा, है ना। फिर इस वाले केस में अगर देखें मैग्नेटिक, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना आपके पास, तो ये कैसा बिहेव करेगा, पैरामैग्नेटिक की तरह, कैसा, पैरामैग्नेटिक की तरह। और साथ में मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालेंगे तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 4, यानी कि √8 बॉर्न मैग्नेटॉन हो जाएगा। कर सकते हैं। इसके बाद ये क्या है बेटा, दिस इज लेस स्टेबल, सिंगलेट वाला क्या होता है, लेस स्टेबल, और ये वाला क्या होता है आपके पास, तो मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको जरा कॉपी कर लो, उसके बाद फिर जो है हम लोग इसकी रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए बच्चों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन। नाइट्रीन कैसे बनता है, तो बनाने का पहला तरीका है बाय एलिमिनेशन ऑफ 2 प्रोटॉन फ्रॉम अमाइड। अमाइड अगर आप सोचते हैं, अमाइड कैसे सोच रहे हैं, RC डबल बॉन्ड O और ये हो गया आपके पास NH2, दिस इज अमाइड, है ना। अगर मैं यहां से 2 प्रोटॉन बाहर कर दूं, कितना प्रोटॉन बेटा, 2 प्रोटॉन, मतलब ये वाला भी आपका इधर चला गया और ये वाला भी इधर चला गया, मतलब ये वाला H+ खत्म, ये वाला H+ बाहर निकल गया आपके पास, तो रिजल्ट क्या बना, RC डबल बॉन्ड O और यहां पर हो गया आपके पास N, दिस इज अ नाइट्रीन, क्या है, नाइट्रीन है, ठीक है। फिर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अजाइड ले सकते हैं, जैसे अगर मैं बोलता हूं यहां पे RC डबल बॉन्ड O और यहां पर N3 हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन हिट कर दो, हिट करने से कौन सा गैस बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन गैस, क्या बचेगा, RC डबल बॉन्ड O और यहां पर हो जाएगा N के साथ 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दिस इज आल्सो अ नाइट्रीन। फिर अगर अजाइड सोचते हैं RN3, दिस इज अजाइड, इसको भी हिट कर दिए तो यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर होगा, यहां भी बन जाएगा आपके पास नाइट्रीन। कर सकते हैं। तो ये 2 रिएक्शन है आपके पास नाइट्रीन बनाने का। अच्छा, नाइट्रीन में एक रिएक्शन भी होती है, उस रिएक्शन को भी देख लो आप, रिएक्शन भी होती है नाइट्रीन का। क्या रिएक्शन होता है, तो यहां पे साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो सकती है, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लो कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लो कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लो कंपाउंड यहां पे बना सकते हैं। कैसा, हेट्रोसाइक्लो कंपाउंड बना सकते हैं, कैसे, जैसे मैं एल्कीन सोचता हूं, ठीक है, एल्कीन सोच लिए हम लोग, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन था, जैसे आपने कार्बिन वाले में देखा था, हमने यहां से बॉन्ड को ब्रेक किया तो ऐसा रिजल्ट बना, यहां पर एक डॉट, यहां पे एक डॉट हुआ। अगर मान लो मैं यहां पे नाइट्रीन लेकर के आया, ये वाला, कौन वाला बेटा, ये देखो ये वाला, अब क्या किए कि एक डॉट को इससे मर्ज कर दिए, एक डॉट को इससे मर्ज कर दिए, तो रिजल्ट जो बना आपका वो कैसा दिखा, वो दिखा कुछ आपका साइक्लिक, कैसा दिखा, साइक्लिक दिखा, N और R। आप ये भी काम करवा सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने जो है फ्री रेडिकल के बारे में जाना, पूरा डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया है। कार्बोकेटाइन को मैंने डिटेल में पढ़ाया, कार्बो एनायन भी हम लोग पढ़े, कार्बिन भी हमने पढ़े और साथ में नाइट्रीन भी हमने पढ़ा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसके बेसिस पे हम लोग रिएक्शन की जर्नी को शुरुआत करेंगे, है ना। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों अगर ये मेरा लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको आप शेयर भी करें, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें और उन तक ये अच्छा कंटेंट पहुंच सके। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर।